ओके, सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है शॉक, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक्स पढ़ेंगे और कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वहाँ सीखेंगे। ठीक है, starting with our first case scenario, a 25-year-old male is brought to the emergency by rescue level 122 after a road accident. He has sustained injuries to his left leg and has a bruise on the anterior abdominal wall. At presentation, his vitals are pulse of 120 per minute, blood pressure of 90 by 50, respiratory rate of 24, oxygen saturation is 92%, and he's aphasic. So, पहला सवाल ये कि is this patient shocked? Yes. Yes. Why? Sir. Because he's The patient tachycardic is and in a- Patient has tachycardia. The patient has tachycardia. Patient has a low blood pressure. ठीक है. So Tachypnea. tachypnea. ठीक है. और ऑक्सीजन सैचुरेशन भी कह सकते हैं कि वो पॉइंट आउट कर Towards सकते the lower हैं, side. लेकिन इसके बहुत सारे रीजन हैं. ठीक है. So what is the first step in the management of this patient? maintenance of airway. Maintenance of Airway. airway. इसको प्लीज कंफ्यूज नहीं करना. फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट इज ऑलवेज एयरवे. ट्रॉमा का पेशेंट है, इमरजेंसी में आया है, बेशक सारा कुछ ठीक लग रहा है, आपने जब एग्जामिनर को आंसर करना है, आपको अगर कोई क्वेश्चन आंसर आते हैं, आपको कोई एमसीक्यू आते हैं, इट हैज टू बी एयरवे सर्कुलेशन. ठीक है, उसको चेंज नहीं करना. ठीक है. सो अगर कोई एक्सटर्नल ब्लीडिंग है, ठीक है, वो हम छोटा सा सी उसके शुरू में ऐड करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, लेकिन एयरवे जो है ना वो एयरवे रहेगा, उसको चेंज नहीं करना. ठीक है. सो फर्स्ट स्टेप इज ए बी सी. ठीक है. सो ए और बी अगर इसका इंटैक्ट है तो फिर सी पे फोकस हो जाएगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो व्हाट इज शॉक? तो शॉक की डेफिनेशन हम सबको पता है, एग्जाम में पूछी जाती है, रटा मारा होता है. शॉक इज अ सिस्टमिक स्टेट ऑफ लो टिश्यू परफ्यूजन दैट इज इनएडिक्वेट फॉर नॉर्मल सेलुलर रेस्पिरेशन. ठीक है. तो शॉक इज नॉट वो पैरामीटर्स नहीं है जो हम मेजर कर रहे होते हैं. शॉक बेसिकली सेलुलर लेवल पे हो रही है कि सेल्स को जो ऑक्सीजन चाहिए वो मिल नहीं रही. ठीक है. सो बेसिकली एक्चुअली शॉक जो है वो सेलुलर लेवल पे. ठीक है. सो सेलुलर लेवल पे क्या हो रहा है, जब ऑक्सीजन नहीं आती तो क्या होता है, द सेल्स गो इनटू अ स्टेट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन. व्हेन देयर इज नो ऑक्सीजन, आपका जो है ना वो लैक्टेट बनना शुरू हो जाएगा, लैक्टिक एसिडोसिस होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. और इवेंचुअली सेल डेथ हो जाएगी. ठीक है. माइक्रोवास्कुलर लेवल पे क्या हो रहा है, हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हो रहा है, बिकॉज हाइपोक्सिया की वजह से कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होता है और वहां पे कोएगुलेशन होना शुरू हो जाती है, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स का डैमेज होना शुरू हो जाता है. The damaged endothelium further activates the immune system. ठीक है. सो बहुत सारी चेंजेस आना शुरू हो जाती है बॉडी में, जस्ट बिकॉज ऑक्सीजन नहीं पहुंचती. Capillaries start leaking and cause edema which further exacerbates cellular hypoxia. ठीक है. तो अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सेल डेथ होगी, उसकी वजह से भी सारे आपके रेडिकल्स रिलीज हो रहे हैं, हाइपोक्सिया की वजह से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, कैपिलरीज डायलेट होती हैं, वो सारा फ्लूइड लीक करना शुरू कर देती हैं और एक एडिमा डेवलप होना शुरू हो जाता है, वो फर्दर हाइपोक्सिया कॉज करना शुरू करता है. ठीक है. तो जितना आप इसको टाइमली मैनेज करेंगे उतने बेहतर सर्वाइवल के चांसेस है पेशेंट के. जितना लेट करते जाएंगे उतना ये चीज इरिवर्सिबल होती जाती है और पेशेंट को इससे रिवर्स करना मुश्किल होता है. ठीक है. सो सिम्टम्स क्या है शॉक के, अभी हमने जिसका पेशेंट डिस्कस किया, रैपिड पल्स हो सकती है, रैपिड शैलो ब्रीदिंग होगी, कोल्ड स्किन होगी, प्यूपिल्स डायलेट हो सकते हैं अगर काफी ज्यादा हाइपोटेंशन है और पेशेंट ड्राउजी हो रहा है. Patient can develop chest pain, patient can have a decreased urine output, increased thirst, low blood sugar, anxiety, confusion, loss of consciousness. ठीक है. अब ये सारे सिम्टम्स जो है ना, किसी एक स्पेसिफिक शॉक की नहीं, डिफरेंट सिम्टम्स डिफरेंट शॉक्स में आते हैं. ठीक है. कुछ जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में ज्यादा कॉमन है, कुछ हाइपोटेंसिव शॉक में ज्यादा कॉमन है, कुछ न्यूरोजेनिक शॉक में कॉमन है. तो एवरी शॉक हैज इट्स ओन सिम्टम्स. ठीक है. कॉमन इन सब में क्या है, कॉमन इन सब में लो ब्लड प्रेशर है, इंक्रीज पल्स रेट है मोस्टली. ठीक है. सो शॉक की ना बहुत सारी डेफिनेशन है. ठीक है. सो जो मोस्ट कॉमन 4 कैटेगरीज में आप डिवाइड करते हैं, इट इज हाइपोवोलेमिक, कार्डियोजेनिक, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है. इन्हीं में वो सारी की सारी कवर होनी है. इसी में आपका टेंशन न्यूमोथोरैक्स कवर होना है, इसी में आपकी सेप्टिक शॉक कवर होनी है, इसी में आपकी न्यूरोजेनिक शॉक कवर होनी है. सब इन्हीं 4 टाइप्स के अंदर अंदर कवर होना है. ठीक है. सो व्हाट इज हाइपोवोलेमिक शॉक? It is either the loss of the blood, decrease intake, or third spacing loss. ठीक है. सो जैसे उसका नेम सजेस्ट कर रहा है, बेसिकली वॉल्यूम कम हो गया. ठीक है. सिस्टम सारे ठीक काम कर रहे हैं, आपकी वेसल्स काम कर रही हैं, आपका हार्ट काम कर रहा है, कोई उधर प्रॉब्लम नहीं है, वॉल्यूम लॉस हो गया. ठीक है. देयर इज नॉट इनफ ब्लड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, उसकी वजह से शॉक हो रही है. ठीक है. कार्डियोजेनिक शॉक में क्या हो रहा है,
कार्डियक शॉक में हार्ट फेलियर, पंप फेलियर है, ठीक है। सो जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड या ब्लड चाहिए था वो बॉडी में मौजूद है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम है वो सारा का सारा इंटैक्ट है, लेकिन जो हमारा पंप है ना वो काम नहीं कर रहा, ठीक है। सो दिस इज कार्डियोजेनिक शॉक, कि आपका हार्ट नहीं काम कर रहा, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या होता है? पुअर फिलिंग, inadequate preload, इनएडिक्वेट प्रीलोड, ठीक है। और resistance to flow, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की कोई एग्जांपल दें। टेंशन न्यूमोथोरैक्स, टेंशन न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। कार्डियक टेम्पोन, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हार्ट के ऊपर एक एक्सटर्नल प्रेशर आ रहा है जिसकी वजह से हार्ट को पंप करने नहीं दिया जा रहा, ठीक है। हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हार्ट इज परफेक्टली फाइन बट द हार्ट इज नॉट बीइंग अलाउड टू पंप, ठीक है। सो बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन टू आउटफ्लो है, ऑब्स्ट्रक्शन टू इनफ्लो है, जो भी आप समझिए। प्रीलोड का भी प्रॉब्लम है, आउटफ्लो का भी प्रॉब्लम है। हार्ट को बेसिकली आपने एक ऐसे प्रेस कर दिया कि वो प्रॉपर तरीके से एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। दिस इज ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ठीक है। सो टेंशन न्यूमोथोरैक्स भी इसकी एग्जांपल है, कार्डियक टेम्पोनेट भी इसकी एग्जांपल है, ठीक है। सो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में वॉल्यूम का भी मसला नहीं है, हार्ट का भी प्रॉब्लम नहीं है, वेसल्स का भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसका है? प्रॉब्लम ये कि हार्ट को काम करने नहीं दिया जाता, ठीक है। तो टेक्निकली है ये हार्ट की किससे रिलेटेड ही हो जाती है कि हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ा होता है, बट द हार्ट इटसेल्फ इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, हार्ट में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चौथी टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? आवाज नहीं आ रही है आपकी बात में, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। फातिमा आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। उस्मान आप बताएं। एक्सेसिव वेसोडाइलेशन हो जाती है सर इसके अंदर। सो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपका वॉल्यूम भी ठीक है, आपका हार्ट भी ठीक है, लेकिन जिस एरिया में हमने ब्लड पहुंचाना था वो एरिया बढ़ गया, ठीक है। लेट्स से हमने जो है ना 1 कनाल के एरिया को ब्लड देना था, अब हमें 4 कनाल के एरिया को ब्लड देना पड़ रहा है, ठीक है। अभी समझिए वॉल्यूम बढ़ गया, एरिया बढ़ गया, ठीक है। सो वो जो वेसल्स थी उन्होंने अपना एरिया बढ़ा दिया है। नाउ यू नीड टू कवर मोर एरिया विद द सेम अमाउंट ऑफ ब्लड। तो वो ब्लड उस ज्यादा एरिया के लिए काफी नहीं है, ठीक है। तो वो ज्यादा एरिया क्यों हो रहा है? उसके बहुत सारे रीजन है, ठीक है। तो एक एग्जांपल है सेप्टिक शॉक, ठीक है। सेप्टिक शॉक में क्या हो रहा है कि सेप्सिस की वजह से, एंडोटॉक्सिन्स की वजह से पेरिफेरी में सारी वेसोडाइलेशन हो जाती है, ठीक है। सो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ज्यादा कॉमन है, आपकी सारी वेसल्स एकदम डायलेट कर जाती हैं और बीपी एकदम ड्रॉप कर जाता है, ठीक है। सो वॉल्यूम का भी मसला नहीं है, हार्ट का भी मसला नहीं है, मसला ये है कि वेसल्स डायलेट कर गई है तो एरिया ज्यादा आपके पास अवेलेबल है, और उस एरिया को प्रेशर मेंटेन करने के लिए आपको फिर अब एक्स्ट्रा फ्लूइड देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी एग्जांपल क्या है इसकी सेप्टिक शॉक के बाद? न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक और स्पाइनल, ये तो बड़ी लंबी डिबेट है, ठीक है। एक न्यूरोजेनिक शॉक है, ठीक है। न्यूरोजेनिक शॉक में क्या हो रहा है? न्यूरोजेनिक शॉक में आपकी जो है सिंपैथेटिक ब्लॉकेज हो जाती है या ओवर एक्टिविटी हो जाती है? नहीं सर, सिंपैथेटिक आउटफ्लो ब्लॉक हो जाता है, जिस तरह से पेरिफेरल वेसोडाइलेशन हो जाती है। शाबाश, ठीक है। सो सिंपैथेटिक आउटफ्लो ब्लॉक हो जाता है, सिंपैथेटिक चेन ब्लॉक हो जाती है, और अगेन वही चीज हो रही है कि सारी वेसल्स डायलेट कर जाती हैं, ठीक है। तीसरी क्या चीज है? तीसरी है एनाफाइलैक्सिस। तो एनाफाइलैक्सिस में भी ये हो रहा है कि आपने कोई ऐसी चीज खाई जिससे आपको एलर्जी हुई और सारी की सारी बॉडी में हिस्टामिन रिलीज होती है और सारी की सारी वेसोडाइलेशन हो जाती है और एकदम बीपी ड्रॉप कर जाता है, ठीक है। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूट। वैसे तो सारी आपस में डिफरेंट है, सबकी मैनेजमेंट डिफरेंट है। हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट में हाइपोवोलेमिक, ऑब्स्ट्रक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डियोजेनिक हमें पता होना चाहिए कि उसको आप डायग्नोस करके रेफर कर दें। नॉर्मली हम कार्डियोजेनिक शॉक मैनेज नहीं कर रहे होते, लेकिन बाकी तीनों हम मैनेज कर रहे होते। सो हाइपोवोलेमिक से स्टार्ट करते हैं। सो हाइपोवोलेमिक शॉक क्या है? इट बेसिकली हैपेंस व्हेन द बॉडी लूजेस 20% or more of its blood supply, which typically occurs through injury or accident. सिम्टम्स क्या है? इंक्रीज ब्लीडिंग होगी, स्वेटिंग होगी, डिजीनेस, कंफ्यूजन, रैप्सो इंक्लूड ब्लैक स्टूल्स, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, खैर ये हमें पता है, ठीक है। तो कहीं भी ब्लड लूज हो सकता है। अब जरूरी नहीं कि हर सिचुएशन ट्रॉमा की हो। पेशेंट्स जो एक्सेसिव वॉमिटिंग के साथ आते हैं, पेशेंट्स जो एक्सेसिव डायरिया के साथ आते हैं, जिनको मैसिव अपर जीआई ब्लीड होता है, जिनको मैसिव लोअर जीआई ब्लीड होता है, ये सब हाइपोवोलेमिक शॉक के साथ आते हैं, ठीक है। इन सब में इशू वॉल्यूम का ही है, ब्लड लूज हो रहा है, वॉल्यूम कम हुआ है और आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। So treatment for hypovolemic shock is aimed at stopping the source of bleeding and replacing lost fluids through the administration of
क्रिस्टलॉइड्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। सो ये हम जब स्पेसिफिक पढ़ते जाएंगे तो हमें पता है कि जब ट्रॉमा का पेशेंट आता है तो बेस्ट रिप्लेसमेंट फ्लूइड जो है वो ब्लड है, ब्लड को अपने ब्लड से रिप्लेस करना होता है, लेकिन टाइम बाइंग के लिए आप क्रिस्टलॉइड्स दे सकते हैं, ठीक है। सो हाइपोवोलेमिक शॉक में जो वॉल्यूम का मसला है तो ट्रीटमेंट इज टू रिप्लेस वॉल्यूम विद वॉल्यूम, वॉल्यूम कम है आप वॉल्यूम पूरा करें, उसकी शॉक जो है वो खत्म हो जाएगी। Drugs such as dopamine और epinephrine may also be given to increase the heart's pumping strength, ठीक है। अब एक ये कॉन्सेप्ट होता है कि जी वो क्या कहते हैं वेसोप्रेसर्स नहीं देने, ठीक है, एपिनेफ्रिन नहीं देना हाइपोवोलेमिक शॉक में, कॉन्सेप्ट ठीक है, नहीं देना चाहिए। जब वॉल्यूम ही नहीं है तो हार्ट की पंपिंग को स्ट्रॉन्ग करने का क्या फायदा है, लेकिन जब आप वॉल्यूम रिप्लेस कर रहे हैं तो साथ एपिनेफ्रिन ऐड की जा सकती है, उससे हार्ट की थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ेगी और आपकी शॉक से पेशेंट जल्दी बाहर आ जाएगा, उसको थोड़ा सा लाइफ और टाइम मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो यस यू कैन ऐड डोपामिन एंड एपिनेफ्रिन इन अ पेशेंट विद हाइपोवोलेमिक शॉक, एंड सीधे वाले करते भी हैं, हमें पता नहीं होता, हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े से इसमें खराब होते हैं कि नहीं देना देते हैं, ठीक है। तो जब आपके पास पेशेंट ओटी टेबल पे जब रिससिटेट कर रहे होते हैं, उसको ब्लड दे रहे होते हैं, तो आप अगर गौर करें तो एनेस्थीसिया ने एपिनेफ्रिन की भी ड्रिप चलाई होती है, उसको वो दे रहे होते हैं बिकॉज इट डज हेल्प इवन इन पेशेंट्स विद हाइपोवोलेमिक। कार्डियोनिक शॉक क्या है? कार्डियोनिक शॉक इज टिपिकली कॉज्ड बाय मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक जिसको कहते हैं। हार्ट अटैक की वजह से हार्ट जो है ना उसकी पंपिंग कैपेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। सो सिम्टम्स क्या होंगे? हार्ट फेलियर होना शुरू हो जाएगा। सो हार्ट फेलियर में क्या हो रहा है? हार्ट रेट बढ़ेगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकता है, स्वेटिंग, पेल स्किन, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। पेशेंट्स को बेसिकली पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रही होती है, पल्मोनरी एडिमा हो रहा होता है, ठीक है, पेरिफेरल एडिमा हो रहा होता है, सारी की सारी थर्ड स्पेसिंग ज्यादा हो रही होती है बिकॉज हार्ट पंप नहीं कर रहा, तो बैक प्रेशर पड़ रहा होता है और सारा फ्लूइड जो है ना पेरिफेरी में लीक हो रहा होता है, ठीक है। तो वो लीकेज जो है वो लंग्स में भी हो सकती है, लीकेज जो है वो पेरिफेरल लिम्स में भी हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या है कार्डियोनिक शॉक की? वी आर नॉट सपोज्ड टू मैनेज दीस पेशेंट्स, इनको टेक्निकली आप रेफर कीजिए, तो इनको आप रेफर करेंगे टू मेडिसिन और कार्डियोलॉजी, लेकिन आप इसमें वो थ्रोम्बोलिटिक्स भी दे सकते हैं, आप इसमें एंजियोप्लास्टी भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है जो भी सिनेरियो हो। So not to be treated by the surgeon, it is supposed to be treated by the physician. Obstructive shock जो है ना, it is one of those life threatening things जो आपको immediately emergency में recognize करनी होती है, ठीक है। So when a patient comes to you with trauma, जब वो RDA के साथ आता है और rapid shallow breathing हो रही है और blood pressure drop कर रहे हैं और आपको कोई source bleeding का नहीं मिल रहा, then you have to suspect कि इसको कोई tension pneumothorax या pericardial tamponade तो नहीं है, ठीक है। टेंशन न्यूमोथोरैक्स का भी बड़ा प्रॉब्लम है। इमरजेंसी में जब पेशेंट आपके पास आता है तो स्टेथ लगा के कोई आवाज नहीं आ रही होती, उस टाइम पर वैसी आवाजें नहीं आ रही होती, ठीक है। सो इवन इफ अगर आपने एक दफा स्टेथ लगा के सुना है और उसकी हार्ट साउंड, उसकी ब्रेथ साउंड आपको दोनों साइड्स पे आ रही हैं, लेकिन पेशेंट की अगर आपको बाद में भी कोई कॉज ऑफ शॉक नहीं मिलती, तो वापस जाके दोबारा चेस्ट को सुने। बाज़ औक़ात शुरू में आपको हार्ट ब्रीदिंग की साउंड सुनाई दे रही होती है, बाद में वो एब्सेंट हो जाती है बिकॉज जो न्यूमोथोरैक्स है वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस कर रहा होता है। हो सकता है पेशेंट आपके पास इमीडिएटली फॉल के बाद फौरन आ गया हो और उस टाइम पे वाकई उसको न्यूमोथोरैक्स ना हो, लेकिन कुछ देर के बाद उसने डेवलप कर लिया हो। सो व्हेनेवर यू हैव अ पेशेंट इन व्हिच यू कैन नॉट आइडेंटिफाई अ सोर्स ऑफ लो ब्लड प्रेशर, ऑलवेज गो बैक एंड दोबारा देखें अपनी ब्रीदिंग को, दोबारा उसको असेस करें कि इसको टेंशन न्यूमोथोरैक्स तो नहीं है, इसको कार्डियक टेम्पोनार्ड तो नहीं है, बिकॉज वो प्रॉब्ली आपने मिस किया होगा। So in obstructive shock, there is reduction in preload due to mechanical obstruction of cardiac filling. ठीक है, so heart को expand नहीं होने दिया जा रहा. External forces compress the thin walled chambers of heart, the atria and the right ventricle, the great veins, the great arteries, or any combination of these. ठीक है, so atria भी बंद हो सकते हैं, ventricles भी बंद हो सकते हैं, vessels भी, कुछ भी बंद हो सकता है. डायस्टोली में फिलिंग नहीं हो रही, ठीक है। सो आपका जो है ना प्रीलोड नहीं आ पा रहा, ठीक है। सो जो हार्ट को एक्सपैंड ही नहीं होने की जगह मिल रही है, जब वो एक्सपैंड नहीं हो रहा तो उसमें ब्लड भी नहीं आ रहा, और जब ब्लड नहीं आ रहा तो वो आगे पुश भी नहीं हो रहा। कॉमन कॉजेस क्या है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की? कार्डियक टेम्पोनार्ड, टेंशन न्यूमोथोरैक्स, एब्डोमिनल कंपार्टमेंट, यस, मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। सो ये वो चीजें हैं जो हम कई दफा हमारे जहन में आती ही नहीं है, ठीक है। सो एब्डोमिनल कंपार्टमेंट इज अ वेरी कॉमन कॉज, कॉमन तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन इट इज सर्जिकल फ्लोर पे एक कॉमन कॉज है, आईसीयू में कॉमन कॉज है, जो हम मिस कर देते हैं। वो पेशेंट की 3-3, 4-4 लेप्रोटमीज हो रही होती है, उसमें हम खींच के एब्डोमेन बंद कर रहे होते हैं, दैट लीड्स टू एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो अगर आपको नॉलेज होगा इस चीज का कि मेरे टाइट एब्डोमिनल क्लोजर की वजह से या एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने की वजह से मेरे हार्ट पे भी इफेक्ट आ सकता है, तो देन आप इसको अवॉइड करेंगे, देन यू विल नो कि इसको ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है कि एब्डोमेन का प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो डायफ्राम ऊपर पुश होकर उसने हार्ट को प्रेस किया हुआ है और हार्ट को वो एक्सपैंड नहीं होने दे रहा। ह्यूज डायफ्रामेटिक हर्निया, इट मेक्स सेंस कि पूरा का पूरा लेफ्ट साइड पे नॉर्मली जब डायफ्रामेटिक हर्निया होता है सारे कंटेंट्स लेफ्ट चेस्ट में होते हैं, वो हार्ट को राइट पे पुश कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली इट वुड लीड टू ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होगा? उसमें कैसे हो रही है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक?
उसमें हार्ट की फीलिंग नहीं हो रही होगी ना उसकी तो वजह से, उसमें एग्जैक्टली वो उसमें हार्ट का आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, आपने मेन outflow पल्मोनरी वेन जो है उसको आपने ब्लॉक कर, पल्मोनरी आर्टरी को आपने ब्लॉक कर दिया है, तो हार्ट जब कंप्रेस होकर आगे ब्लड को पुश करने की कोशिश करेगा तो आगे तो वैसे बंद पड़ी है, वो ब्लड आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है। सो दिस अगेन कॉजेज ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक. So when do you suspect obstructive shock? You suspect obstructive shock when you have a shock that is not responding to any treatment. ठीक है, ये जो फ्लूइड रिससिटेशन है और वेजोप्रेशर्स हैं, इनसे कोई भी शॉक हो कुछ ना कुछ टेम्पररी उसको फायदा जरूर होता है, ठीक है। अगर हाइपोवोलेमिक शॉक है, आप उसको फ्लूइड का बोलस देंगे, एकदम उसका बीपी ऊपर आएगा। अगर उसकी डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है और आपने वेजोप्रेशर्स एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन शुरू करा दिए तो उसका बीपी ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में आप जो मर्जी कर लेना, बीपी ऊपर नहीं आना, ठीक है। पल्स प्रेशर नैरो होगा। नैरो पल्स प्रेशर क्या मतलब है? यानी कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के दरमियान का डिफरेंस कम होगा, यानी कि जैसे 100 और 80 होगा या फिर 100 और 90 होगा सिस्टोलिक और ठीक है। डायस्टोलिक। सो एग्जैक्टली, सो 180 होगा, 70 50 होगा, 80 60 होगा, ठीक है। सो द पल्स प्रेशर विल बी नॉर्मली जो 40 से ऊपर होता है, 40 40 प्लस होता है, वो से कम होना शुरू हो जाएगा। सो दिस शोज कि आपकी हार्ट जो डायस्टली और सिस्टली है उसके बीच में जो है ना बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। नेक वेन्स डिस्टेंडेड होंगी। पल्सस पैराडॉक्सिस क्या होता है? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में जो डिफरेंस होता है, क्या से कहते हैं, जेवीपी एक मिनट बताता हूँ, गूगल करती हूँ। हाँ ओके, और बताए। हाँ जी, काशिफ, अमीन, एनीबॉडी, पल्सस पैराडॉक्सिस क्या होता है? This is a condition where during inspiration the pulse rate decreases and during expiration it increases. This is pulsus paradoxus. So during inspiration the pulse rate increases and during expiration the pulse rate, basically respiration के साथ आपकी जो पल्स है ना उसका रेट वेरी कर रहा होता है, ठीक है। बिकॉज इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन से आपका जो चेस्ट का प्रेशर है वो वेरी कर रहा होता है, और उसकी वजह से जो है ना प्रेशर ऑन द हार्ट जो है वो अफेक्ट हो रहा होता है। तो एक्सपिरेशन में प्रेशर कम होता है, ठीक है। तो pulsus paradoxus is the variation in pulse with inspiration and expiration, ठीक है। तो ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द कॉज। कार्डियक टेम्पोनार्ड है, उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है, ये हम आगे करेंगे जब हम ट्रॉमा करेंगे। जो टेंशन न्यूमोथोरस है वो हमें पता है उसमें क्या है, हर सिनेरियो की ट्रीटमेंट उसके हिसाब से। ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको डायग्नोज करना, ठीक है। अब आगे डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक्स या वार्म शॉक्स। अभी तक जितनी भी हमने शॉक्स की थी ये सारी की सारी कोल्ड शॉक्स थी, ठीक है। कोल्ड का मतलब कि आपकी जो स्किन है वो कोल्ड पड़ी होगी, क्लैमी कोल्ड क्लैमी स्किन होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक्स में क्या हो रहा है कि आपकी वेसल्स डायलेटेड है तो ब्लड फ्लो टू द पेरिफेरी इंक्रीज होता है, ठीक है। जब आप पेशेंट को हाथ लगाते हैं तो वो वार्म फील होता है आपको, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का, ठीक है। तो उसमें वॉल्यूम का भी मसला नहीं है, मसला ये हो रहा है कि सारा का सारा ब्लड जो है वो पेरिफेरी में सर्कुलेट कर रहा है। So distributive shock describes the pattern of cardiovascular responses characterizing a variety of conditions, including septic shock, anaphylactic shock, and spinal cord injury. Septic shock हमें पता है is the result of system-wide bacterial, viral और fungal infection known as sepsis. Anaphylaxis में widespread vasodilation हो रही है हिस्टामिन की वजह से, और न्यूरोजेनिक में सिंपैथेटिक आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, सिंपैथेटिक चेन का डैमेज होता है जिसकी वजह से वैस्कुलर टोन जो सिंपैथेटिक सिस्टम ने मेंटेन की होती है वो लूज होती है और सारी वेसल्स डायलेट हो जाती हैं। सो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की ट्रीटमेंट जो है ना वो डिपेंड करती है कॉज पे, लेकिन इन सब में इंपॉर्टेंट है आपने वेजोप्रेशर्स देने हैं, ठीक है। सो यू हैव टू गिव नॉरएपिनेफ्रिन, यू हैव टू गिव एपिनेफ्रिन ताकि वो वेसल्स सारी की सारी कंस्ट्रिक्ट करें और आपका वॉल्यूम कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सो सेप्टिक शॉक में क्या होगा, ट्रीटमेंट क्या होगी? द ट्रीटमेंट इज एम्ड एट कॉम्बैटिंग द अंडरलाइंग इन्फेक्शन एंड प्रिवेंटिंग ऑर्गन डैमेज, ठीक है। सो एज अ सर्जन सेप्टिक शॉक में बहुत ज्यादा आपका रोल है। अगर कोई पेशेंट को पेरिटोनाइटिस है, आपने पेरिटोनाइटिस करेक्ट करना है। अगर उसकी कोई एब्सेस है उसको आपने ड्रेन करना है। अगर कोई वुंड इन्फेक्शन है आपने उसको डिब्राइड करना है। नेक्रोटिक फिशाइटिस है उसको आपने डिब्राइड करना है। सो ठीक है, आपने शॉक के लिए उसको वेजोप्रेशर भी देनी है, लेकिन आपने कॉज को भी ट्रीट करना, ठीक है। तो सेप्टिक शॉक में हमें पता है कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन का फोकस पड़ा होता है जो प्रॉब्लम कर रहा होता है, तो उसको आपने साथ वेजोप्रेशर भी देने हैं और उसको आपने साथ ट्रीट भी करना है। न्यूरोजेनिक शॉक में क्या हो रहा है? because of some so न्यूरोजेनिक शॉक है ये, इसको आगे डिस्कस करते हैं। न्यूरोजेनिक और स्पाइनल। एनाफिलेक्टिक शॉक में क्या हो रहा है कि कोई ऐसी चीज थी, कोई एलर्जन था जिसकी वजह इनको नॉर्मली एपिनेफ्रिन के साथ ट्रीट किया जाता है और सिंगल शॉट ऑफ एपिनेफ्रिन से एकदम ही सारा का सारा रिकवर कर जाते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज न्यूरोजेनिक शॉक एंड व्हाट इज स्पाइनल शॉक एंड व्हाट इज द डिफरेंस?
सर न्यूरोजेनिक शॉक तो सिम्पैथेटिक आउटफ्लो लोअर सर्वाइकल और अपर थोरैसिक सेगमेंट में जो सर्वाइकल चेन होती है, अगर वो डैमेज हो, सिम्पैथेटिक चेन हो जाती है, वो डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से न्यूरोजेनिक शॉक होता है, जिसकी वजह से पेरिफेरल वेज़ोडायलेटेशन होती है। जबकि स्पाइनल शॉक, अगर कोई भी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होगी तो द स्पाइनल कॉर्ड टेम्परेरीली लूजेस इट्स फंक्शंस, और उसकी वजह से जो है ना उसके साथ एसोसिएटेड क्वाड्रिप्लीजिया भी होगा, एंड दैट यूजुअली रिकवर्स बिटवीन 48 to 72 आवर्स, और उसके रिकवरी का साइन होता है कि बल्बो कैवर्नोसिस रिफ्लेक्स आना शुरू हो जाती है। नहीं, ठीक है, शाबाश। सो इसको मैं भी दोबारा भी आपको बताता हूँ, these two coexist, spinal shock and neurogenic shock. yes they can coexist. जी, अगर फातिमा, हमारे पास can you have spinal shock yes, and neurogenic shock? ठीक है, and yes, can you have isolated spinal shock, या can you have isolated neurogenic shock? isolated spinal shock भी हो सकता है, और isolated neurogenic shock भी हो सकता है मेरे ख्याल में तो। ठीक है, सो इसको मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। सो जब स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होती है ना, कोई भी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुई है, सो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड अपना फंक्शन लूज करती है ना, ठीक है, सो उसका सेंसरी फंक्शन चला गया, उसका मोटर फंक्शन चला गया, पेशेंट पैराप्लेजिक हो गया है, या उसको कॉर्डाइकोना सिंड्रोम हो गया है, जो भी उसको हो गया है, ठीक है, सो दैट इज स्पाइन शॉक, ठीक है। सो स्पाइनल शॉक का मतलब है कि स्पाइन ने अपना फंक्शन छोड़ दिया एकदम, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड ने बेसिकली, ठीक है। सो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से जब स्पाइनल कॉर्ड अपना फंक्शन छोड़ देती है, उसको शॉक कहते हैं। इट इज, ये वो वाली शॉक है जो एकदम कहते हैं शॉक लग गई उसको, ठीक है। इसमें हाइपोटेंशन, इसमें ब्रेडिक, इसमें कुछ भी नहीं होता। स्पाइनल शॉक इज अ मिसनोमर, उसमें पेशेंट वैसे शॉक में जा रहा है, लेकिन उसमें उसकी स्पाइनल कॉर्ड वैसे शॉक में चली गई और अपना काम नहीं कर रही, ठीक है। सो यूजुअली जब आपकी लो लेवल इंजरीज होती हैं, लंबर वर्टेब्रा की या सैक्टल वर्टेब्रा की, तो जब आपकी स्पाइनल कॉर्ड फंक्शन लूज करती है उससे नीचे नीचे, तो दैट इज स्पाइनल शॉक, ठीक है। इट कैन बी ट्रांजिएंट और इट कैन बी अ परमानेंट डैमेज। जब भी कुछ हल्की सी भी इंजरी होती है स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड एकदम अपना फंक्शन छोड़ती है और कुछ दिनों के बाद फंक्शन वापस आ जाता है, कुछ आवर्स के बाद फंक्शन वापस आ जाता है, दैट इज स्पाइनल शॉक, ठीक है पेशेंट, ठीक है। सो स्पाइनल शॉक तब होती है जब आप सीटी स्कैन कराते हैं, आपको उसमें कोई इंजरी नजर नहीं आती, लेकिन पेशेंट का पैराप्लीजिया होता है, तो आप कहते हैं स्पाइनल शॉक है, ये रिकवर कर जाएगा, ठीक है। अगर स्पाइनल शॉक है और आपको उस पे सीटी पे कोई इंजरी नजर आ गई, सो दैट इज डेफिनेटिव स्पाइनल डैमेज, ठीक है ना। तो इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सो स्पाइनल शॉक इज समथिंग कि स्पाइन को एकदम लगी और स्पाइन ने अपना फंक्शन थोड़ी देर के लिए लूज किया और फिर एकदम रिकवर कर दिया, ठीक है। ये ऐसी है जैसे सर पे चोट लगती है और बंदा एकदम बेहोश होता है, थोड़ी बार उठ के बैठ जाता है और उसको अंदर कोई भी डैमेज नहीं होता। तो ये एग्जैक्टली वही चीज है, ठीक है, कि सर पे चोट, कोई भी अंदर ब्रेन में इंजरी नहीं थी, तो वो जो सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस था वो भी एक वेसोवेगल सिंकपी थी, ठीक है। इधर जो होता है वो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड के साथ जब ये होता है कि स्पाइन को चोट लगी और एकदम स्पाइन ने अपना फंक्शन लूज किया, वो स्पाइनल शॉक है और पेशेंट, ठीक है। ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे साइड पे आपकी सिंपैथेटिक चेन भी बड़ी होती है, ठीक है। सो व्हेन यू हैव अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अबव द लेवल ऑफ T6 और T7, तो साथ आपकी सिंपैथेटिक चेन की इंजरी भी होती है, एंड दैट इज व्हेन यू हैव न्यूरोजेनिक शॉक, ठीक है। सो न्यूरोजेनिक शॉक नॉर्मली स्पाइनल शॉक के साथ आती है, ठीक है। सो व्हेन यू हैव अ पेशेंट हु हैज ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन, तो नॉर्मली जब उसका स्पाइनल सिस्टम आप चेक करेंगे तो उसको सेंसरी मोटर लॉस भी होगा, ठीक है, नॉट 100%, लेकिन अगर है तो स्पाइन, जब न्यूरोजेनिक शॉक हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से, तो साथ स्पाइनल शॉक भी होगा, ठीक है। बाज औकात ब्रेन स्टेम इंजरी की वजह से भी हो सकता है, उस केस में स्पाइनल इंजरीज आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। सो उसमें थोड़ी सी वो प्रॉब्लम है नॉर्मली, लेकिन स्पाइन also have, काशिफ बात समझ आइए? जी सर, जी सर, ऐसी है। So ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। So spinal cord injury can cause spinal shock, and injury is above T6, it can cause neurogenic shock as well, ठीक है। So neurogenic shock एक अलग टर्म है, spinal shock एक अलग टर्म है, लेकिन स्पाइनल शॉक के साथ न्यूरोजेनिक शॉक होना जरूरी नहीं है, न्यूरोजेनिक शॉक के साथ स्पाइनल शॉक होती है, ठीक है, अनलेस ब्रेन स्टेम इंजरी की वजह से न्यूरोजेनिक शॉक हो रही है, जो कि बहुत रेयर है, ठीक है। नॉर्मली जो है ना वो मतलब अगर आप, मेरे पास एक पेशेंट आता है, उसका T4 वर्टेब्रा का फ्रैक्चर है और उसको साथ ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन हो रही है, सो दिस इज न्यूरोजेनिक शॉक विद स्पाइनल शॉक, ठीक है। तो आपको
स्पाइनल शॉक बोलने की जरूरत, न्यूरोजेनिक शॉक है तो ऑब्वियसली स्पाइन की इंजरी तो है ही है और साथ न्यूरोजेनिक शॉक हो रही है, ठीक है। अगर पेशेंट का L1 का फ्रैक्चर था और उसको पैराप्लीजिया हो रहा है लेकिन उसको कोई बाकी सिम्टम्स नहीं है, कोई स्पाइनल इंजरी होगी है, तो वो कैटेगरी चेंज हो जाती है। सो नॉर्मली स्पाइनल शॉक का मतलब है कि ट्रांजिएंट है और पेशेंट न्यूरोजेनिक शॉक की ट्रीटमेंट सबसे पहले तो उसको रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। आपके बहुत सारे एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं जिसमें उन्होंने न्यूरोजेनिक शॉक का सिनेरियो बनाया होता है और फिर वो आपसे पूछते हैं व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट, ठीक है। प्लीज उसमें फिर फ्लूइड्स देने, ठीक है। पेशेंट ट्रॉमा का था, उसको ब्लीडिंग भी हो रही थी, उसको हाइपोटेंशन भी थी, उसको ब्रेडिकार्डिया भी था, हो सकता है उसको न्यूरोजेनिक शॉक हो, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ऑलवेज एज्यूम कि ट्रॉमा का पेशेंट अगर हाइपोटेंसिव हो रहा है तो उसको हाइपोवोलेमिक शॉक होगा, ठीक है। सो द फर्स्ट स्टेप विल स्टिल बी टू गिव फ्लूइड्स एंड देन ऐड वेसोप्रेशर, ठीक है। हो सकता है वो एथलीट हो, उसको इसी वजह से ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, वो एमसीक्यूज होते हैं, वो ट्रिक क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो आपको कंफ्यूज कर रहे होते हैं। पेशेंट विद ट्रॉमा प्रेजेंट्स विद हाइपोटेंशन, फर्स्ट ट्रीटमेंट इज फ्लूइड, ठीक है। अगर ऑप्शन एबीसी तो हो गया, लेकिन अगर वो एमसीक्यूज में कोई ऑप्शन आते हैं कि जी पहले वेसोप्रेशर देना या पहले फ्लूइड देना, तो पहले फ्लूइड देना, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ट्रॉमा का पेशेंट हाइपोटेंशन, फ्लूइड्स देना, ठीक है। ये वेसोप्रेशर्स बाद में आएंगे, ठीक है। बेशक वो न्यूरोजेनिक शॉक का सिनेरियो है, बेशक वो न्यूरोजेनिक शॉक बन रही है, अनलेस वो इतना क्लियर कट आपको सिनेरियो दे कि कोई उसको इंजरी नहीं है, कोई उसको ट्रॉमा नहीं है, कोई उसकी कहीं पे ब्लीडिंग नहीं हुई, आपका फास्ट भी नेगेटिव है, कोई उसके एक्सेस में फ्रैक्चर्स नहीं है, कहीं ब्लीडिंग का कोई सिनेरियो नहीं है, फिर भी उसको हाइपरटेंशन हो रही है और ब्रेडिकार्डिया, फिर आप दे दें वेसोप्रेशर। लेकिन ऐसा सिनेरियो होता नहीं, उस सिनेरियो में हमेशा मल्टीपल इंजरीज होती हैं, वो आपको न्यूरोजेनिक शॉक की तरफ कंफ्यूज कर रहा होता है, लेकिन वो हाइपोवोलेमिक भी हो सकता है, तो आपने पहले हाइपोवोलेमिक करना है, ठीक है। वॉल्यूम लॉस की वजह से पेशेंट मर जाएगा, वेसोप्रेशर आप थोड़ा सा लेट भी दे देंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। सो गिव हिम फ्लूइड एंड देन गिव हिम वेसोप्रेशर। कार्डियोवैस्कुलर एंड मेटाबॉलिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शॉक, ठीक है। सो क्या क्या हो रहा है, कार्डियक आउटपुट कम है, वैस्कुलराइजेशन ज्यादा है, तो बॉडी पेरिफेरी सारी की सारी वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज्यादा हुई होती है, बॉडी जो है वो फ्लूइड को कंजर्व करने की कोशिश कर रही होती है, ठीक है। सो वैस्कुलर रेजिस्टेंस ज्यादा है हाइपोवोलेमिक शॉक में भी, कार्डियोजेनिक शॉक में भी और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में भी। जितनी भी आपकी पेरिफेरल वेसल्स हैं वो सारी कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं ताकि पेरिफेरल उल्टा है, ठीक है। उसमें पेरिफेरल सारी वेसल्स डायलेटेड होती हैं, ठीक है, और हार्ट को फिर ज्यादा काम करना होता है, कार्डियक आउटपुट बड़ी होती है, ठीक है। नीचे आ जाए, मिक्स्ड वीनस सैचुरेशन, ये क्या होती है? Extraction of oxygen. Extraction of oxygen from the blood. इसका मतलब ये है कि ब्लड फ्लो ऑर्गन के पास कितना गया है कि उसने ऑक्सीजन उसमें से एक्सट्रैक्ट किया। अगर बहुत ब्लड फ्लो कम होगा, मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट हो रही है, यानी 50% से भी कम है, इसका मतलब ये है कि उसमें मतलब ये कि उसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, इतनी अच्छी परफ्यूजन नहीं है टिश्यू की, ठीक है। सो मिक्स्ड वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है, ठीक है। सो नॉर्मली जैसे हमारी आर्टेरियल ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर 100% होनी चाहिए, तो वीनस में भी 70 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। सो ये नॉर्मल ब्लड में वीनस सैचुरेशन में होगा, ठीक है। तो वीनस सैचुरेशन ड्रॉप होने का मतलब ये है कि जितनी आप ऑक्सीजन दे रहे हैं या जितना ब्लड उसके अंदर है वो काफी नहीं है, बिकॉज जो ब्लड में सर्कुलेशन, जो ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो इतनी कम होगी, वो 70% से भी कम होगी है। इसका मतलब है कि बॉडी अभी ऑक्सीजन हंगर में है, ठीक है। बॉडी को अभी और ऑक्सीजन चाहिए, सो द पेशेंट नीड्स मोर ब्लड, ठीक है। सो आपका एक एंड पॉइंट ऑफ, जब हम कहते हैं कि पेशेंट शॉक से आउट हुआ है कि नहीं हुआ, कैसे पता चले, तो उसमें इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल लेवल पे आ गई, इसका मतलब है कि बॉडी में इनफ ब्लड मौजूद है और टिश्यूज जो है वो उतनी ही ऑक्सीजन निकाल रहे हैं जितनी उनको चाहिए, उसके बाद 70%, ठीक है। सो अगर वीनस सैचुरेशन कम आती है, इसका मतलब है कि जो आपकी बॉडी है वो ऑक्सीजन ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रही है और इसी वजह से जो वेन्स है उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन 70% से भी कम रह गई है, ठीक है। सो दिस मींस दैट द पेशेंट इज स्टिल हाइप, उसको ऑक्सीजन की भी जरूरत है और उसको ब्लड की भी जरूरत है, ठीक है। जो सेप्टिक शॉक है या जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है उसमें प्रॉब्लम क्योंकि सिर्फ सर्कुलेशन का हो रहा होता है, उसमें हीमोग्लोबिन भी पूरा है, उसमें वॉल्यूम भी पूरा है, तो उसमें जो आपकी मिक्स्ड वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो हाई रहती है, वो कम नहीं हो रही होती, बिकॉज इशू ऑक्सीजनेशन का है नहीं, इशू ये है कि वॉल्यूम सारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। तो उसमें ये नहीं बढ़ेगी, नहीं कम होगी। सो हमारा सिनेरियो वापस उस पे आ जाते हैं। 25-year-old male is brought to the ER, pulse 120 थी, BP 90-50 था। कौन सी शॉक है ये? हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस टू दिस पेशेंट आफ्टर ही हैज हैड हिज इंजरी? अब क्या होगा, बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी इसे? वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी,
तो वेसोकंस्ट्रिक्शन कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा, तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, बॉडी इज ट्राइंग टू कंजर्व ऑल द फ्लूइड, तो वो पेरिफेरल तो जो वेसोकंस्ट्रिक्शन है करेगी। मेन ऑर्गन्स जो है हार्ट, किडनीज, उनके ऊपर ज्यादा जाएगा, बाकी पेरिफेरी से मसल से कंजर्व कर लेंगे। शट डाउन हो जाएगा, आपकी जीआईटी सारा शट डाउन हो जाएगा, उधर ब्लड फ्लो सारा वहां से डाइवर्ट होके वाइटल ऑर्गन्स पे चला जाएगा। ठीक है, सो ये सारा कुछ कैसे हो रहा है, ये सारा कुछ जो है ना बॉडी में बहुत सारी जगहों पे डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं जब पेशेंट का बीपी ड्रॉप करता है। ठीक है, तो पेरो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, वो जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है वो एक्टिवेट हो जाएगा आपका, टैकीकार्डिया होगा, वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पेशेंट जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ वेंटिलेशन इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, वो 12 से 16 से 18 से 20 ब्रेथ्स पर मिनट ले रहा होगा पेशेंट, रीनल आउटपुट कम हो जाएगा। ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, फ्लूइड कंजर्व करने की तरफ बॉडी से जाएगी, यूरिन आउटपुट शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, वो बिल्कुल मिनिमल रह जाएगा, एंडोक्राइन सिस्टम एक्टिवेट होगा, वेसोप्रेसिन रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से, कॉर्टिसोल जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाते हैं तो उससे भी क्या हो रहा है, वाटर सोडियम रिटेंशन बढ़ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज बॉडीज रिस्पॉन्स टू शॉक कि जब फ्लूइड लॉस हो रहा होता है तो बॉडी हर तरफ से उसको कंजर्व करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, सो अपने सिस्टम, काफी सारे सिस्टम्स एक्टिवेट हो रहे हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में चेंजेस आ रही हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में चेंजेस आ रही हैं, रीनल सिस्टम में चेंजेस आ रही हैं और एंडोक्राइन सिस्टम में चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, सो जो रिस्पॉन्स है ना शॉक का वो डिपेंड करता है ऑन द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम विच यू हैव लॉस्ट। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट हाइपोवोलेमिक है, अब हम उस पर फोकस करें। ठीक है, सो जितना आपने वॉल्यूम लूज किया होगा उसके हिसाब से रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, सो शॉक को ना 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, कंपनसेटेड शॉक, मायर, ये पुरानी क्लासिफिकेशन थी, इसको डिवाइड किया हुआ है इनटू क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4 शॉक। ठीक है, सो बेसिकली 4 कैटेगरीज बना, उसमें आपके पैरामीटर्स चेंज ही नहीं हो रहे होते। ठीक है, सो यू हैव लॉस्ट ब्लड जो है ना आप लूज कर रहे होते हैं 10 to 15%। ठीक है, और ना आपका पल्स है, ना आपका रेस्पिरेटरी रेट चेंज आ रहा है, ना ब्लड प्रेशर में चेंज आ रही है, ना कॉन्शियस लेवल चेंज हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा लैक्टिक एसिड हो सकता है लेकिन आमतौर पे बॉडी को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज क्लास 1 या कंपेंसेटेड शॉक। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल क्या है, इसकी एग्जाम्पल है ब्लड डोनेशन, कि जब आप जाके ब्लड डोनेट का है और आप डोनेट करके आते हैं तो आपको कोई ज्यादा लंबी चौड़ी चेंजेस बॉडी में नहीं आ रही होती। ठीक है, फर्स्ट टाइम हो रही होती है, सेकंड टाइम जब वो जाके देंगे उनको नहीं होगी, वो भी बिकॉज ऑफ द फियर हो रही होती है। अदरवाइज 500 ml ब्लड देने से बॉडी में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आ रही होती। ठीक है, यू डू नॉट एक्सपीरियंस हाइपोटेंशन, यू डू नॉट एक्सपीरियंस टैकीकार्डिया, आपको कोई बहुत ज्यादा बॉडी में चेंजेस उसकी वजह से नहीं आ रही, हालांकि आपने 500 ml ब्लड दे दिया हुआ है। ठीक है, सो 500 ml 5 लीटर इज 10%। ठीक है, सो 10% ब्लड देने के बावजूद आपकी बॉडी में चेंजेस नहीं आ रही, इसको कहते हैं क्लास 1 या कंपेंसेटेड शॉक। ठीक है, इसके बाद आ जाती है क्लास 2 या माइल्ड शॉक। ठीक है, दिस इज 15 to 30%। ठीक है, 15 to 30%। ठीक है, ये बेले का टेबल है, ये ATLS की आपकी बुक का टेबल है, ये ज्यादा बेहतर है, इसको याद करने तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, सो पहला अवस्था पल्स आपकी जो है ना ये अप टू 100 होती है, मोटे अप टू 100 पल्स रहती है, बीपी में चेंजेस नहीं आती, पल्स प्रेशर नॉर्मल रहता है, कैपिलरी रिफिल में चेंजेस नहीं आ रही, रेस्पिरेटरी रेट में चेंजेस, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लास 2 हेमरेज में अब क्या हो रहा है कि आपका जो ब्लड लॉस है वो 15 से 30% पे चला गया। ठीक है, सो यू हैव लॉस्ट अप टू 30% ऑफ योर ब्लड, यानी कि 750 से 1500 ml तक अगर ब्लड लॉस आपका होगा, अब चेंजेस आना शुरू हो रही है। क्या चेंजेस आना शुरू हो रही है, पल्स बढ़ गई। ठीक है, 100 से ऊपर चली गई। ठीक है, सो पल्स गोज अबव 100, बीपी स्टिल रिमेन्स नॉर्मल। ठीक है, बीपी चेंज नहीं हो रहा, हालांकि 30% आपने ब्लड लूज किया, लेकिन बॉडी में इतनी कैपेसिटी है कि वो 1500 ml सेट कर जाती है विद टैकीकार्डिया विदाउट कॉजिंग हाइपोटेंशन। ठीक है, एक चीज जो कम हो जाती है वो पल्स प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, उनके बीच में डिफरेंस सिस्टोलिक डायस्टोलिक के बीच में कम हो जाता है, लेकिन बीपी ड्रॉप नहीं करता। ठीक है, सिस्टोलिक उतना ही रहता है। ठीक है, सो if a patient comes to you in emergency after a road traffic accident, अगर उसको टैकीकार्डिया हो रहा है तो ये समझ लें कि कम से कम 15% ब्लड लूज कर चुका है वो। ठीक है, एंड द पेशेंट कम्स टू यू इन इमरजेंसी विद हाइपोटेंशन, तो इसका मतलब है वो 30% ब्लड लूज कर चुका है। 30% का मतलब है कि 1500 ml से ज्यादा। ठीक है, सो इफ अ पेशेंट इज लूजिंग 2 liters ऑफ ब्लड, तो आपको फिर डेफिनेटली आइडेंटिफाई करना होगा कि 2 लीटर ब्लड कहां से उसने लूज किया। ठीक है, सो कैटेगरी 3 शॉक वाले जो पेशेंट्स होते हैं जिनका 30 to 40% ब्लड लॉस हुआ होता है, उनमें टैकीकार्डिया भी हो रहा होता है, हाइपोटेंशन भी हो रही होती है, पल्स प्रेशर नैरो होता है, कैपिलरी रिफिल 3 to 4 सेकंड्स का होता है, टेकिपनिया भी हो रहा होता है, यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज हो रहा होता है। ठीक है,
और वो स्लाइटली कंफ्यूज हो रहे हैं, बात कर रहे होते हैं लेकिन कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। सो दिस इज क्लास 3 हेमरेज, ठीक है। सो इफ अ पेशेंट कम्स टू मी इन द इमरजेंसी और अगर पेशेंट का बीपी ड्रॉप हुआ होगा तो मेरे ऊपर ये लाजिम है कि मैं देखूं कि ये 2 लीटर ब्लड उसने कहाँ से लूज किया, ठीक है। वो ठीक है, आप उसको 2 लीटर फ्लूइड लगाएंगे, उसका बीपी एकदम ऊपर आ जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए कि वो 2 लीटर जहां से उसने ब्लड लूज किया है, क्या वो चीज हमने आइडेंटिफाई करके रोक दिया है कि नहीं रोकी, ठीक है। तो ब्लड लूज कर चुका है तब तक आप उस पैनिक वाली सिचुएशन में उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे कि कहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। सो कैटेगरी 3 तक जो है ये सारी शॉक्स जो है ये रिवर्सिबल है, ठीक है। कैटेगरी 4 शॉक जो है ना, कैटेगरी 4 का मतलब है यू हैव लॉस्ट मोर देन 40% ऑफ योर ब्लड। कैटेगरी 4 शॉक जो है ना, वेरी फ्यू पेशेंट्स रिकवर फ्रॉम अ कैटेगरी 4 शॉक, ठीक है। पल्स 140 से ऊपर होती है, बीपी नेग्लिजिबल होता है, पल्स प्रेशर बिल्कुल डिक्रीज होता है, कैपिलरी रिफिल मोर देन 5 सेकंड्स होता है, रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 40, यूरिन आउटपुट बिल्कुल नहीं है, पेशेंट बिल्कुल कोमाटोज हुआ है, बात नहीं कर रहा, कंफ्यूज्ड है, ठीक है। सो कैटेगरी 4 शॉक जो है ना वो ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल है, ठीक है। और एज अ सर्जिकल रेजिडेंट, एज अ ट्रेनी, जब आप इमरजेंसी में बैठे होते हैं, हमारा ये होता है कि हमारा पेशेंट जब हमारे पास क्लास 2 या क्लास 3 शॉक में आ गया है तो हम उसको 3 से 4 में ना जाने दें या 2 से 3 में ना जाने दें, ठीक है। वो सब कुछ तब होता है जब हम रिकग्नाइज नहीं करते और हम डिले कर देते हैं हर चीज को, ठीक है। तो मेरे पास पेशेंट आया, वो हाइपोटेंशन था, मैंने उसको जल्दी से 2 लाइंस ली और 2 लीटर फ्लूइड लगाया, उसका बीपी एकदम ऊपर आ गया, मैंने कहा ये बंदा ठीक है, कोई मसला नहीं, चलो आगे चलो, अगला मरीज देखते हैं, ठीक है। नॉट रियलाइजिंग कि भाई 2 लीटर ब्लड इसने कहीं तो लूज किया था ना, मुझे सोर्स तो ढूंढ लेनी चाहिए थी कहाँ से लूज किया है, ताकि मैं उसको आइडेंटिफाई करूँ, उसको मैं टेक केयर हो सकता है उसको हीमोथोरैक्स हो लेफ्ट साइड पे, जस्ट बिकॉज उसका बीपी एकदम ऊपर आ गया इसका मतलब ये नहीं कि वो ठीक हो गया, ठीक है। यू स्टिल नीड टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ द ब्लीडिंग, कि कहाँ से इतना ब्लीड किया कि हाइपोटेंसिव हो गया, ठीक है। सो हाइपोटेंशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्कर विच टेल्स यू कि अच्छी खासी ब्लीडिंग ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। अब आप जितना और लेट करेंगे उतना ज्यादा चांसेस है कि आप इसकी डेथ में कंट्रीब्यूट करें। सर ये बता दें कि वर्कअप अब यही कब वाला स्टार्ट पेशेंट करना है, है? वर्कअप नहीं स्टार्ट कर सकते आप जब तक आपका पेशेंट शॉक से बाहर नहीं आएगा। ठीक है तो सर। जब आप एबीसी के, हम ट्रॉमा में पढ़ेंगे, जब आप एबीसी करते हैं ना, ए और बी तो आपने पास कर दिया, आप सी पे आ गए। अब जब मैं सी पे आया हूं ना, जब तक मेरा पेशेंट शॉक से आउट नहीं होता, आई एम स्टिल ऑन सी, ठीक है। उस सी में चेस्ट ट्यूब भी आती है, उस सी में इमरजेंसी लिप्रोटमी भी आती है। इफ आई हैव टू डू अ लिप्रोटमी बिकॉज द पेशेंट इज इन शॉक बिकॉज ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीडिंग, तो मेरा अभी भी सी चल रहा है, ठीक है। वो डी और ई जो है ना वो अब बात की बात है, इमरजेंसी में थिएटर में लिप्रोटमी होगी, आपने खोल के सारा कुछ कर दिया, अब दोबारा अपना प्राइमरी सर्वे कंप्लीट करें कि हाँ जी अब ब्लीडिंग हमने पैकिंग कर दी है, प्रॉब्लम क्लोज कर दी है, अब प्राइमरी सर्वे दोबारा कंप्लीट करें, ए बी सी डी ई दोबारा कंप्लीट करें और फिर सेकेंडरी सर्वे करें, ठीक है। सो सी, वंस यू आर ऑन ए, यू आर ऑन ए से बी में आप तब तक नहीं जा सकते जब तक आपका ए क्लियर नहीं हो जाता, ठीक है। तो ठीक है, इमरजेंसी में आपके पास बहुत बड़ी टीम्स होती हैं, आप हर चीज पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन व्हाटएवर इज हैपनिंग, जब तक वो क्लियर नहीं होती, आपका जो टीम लीडर है वो अगले पे फोकस नहीं करता, ठीक है। तो अगर मैं टीम लीडर हूँ, मेरे पास 4-5 रेजिडेंट्स है, एक महीना एयरवे पे लगा हुआ है, एक सर्कुलेशन देख रहा है, एक कुछ और देख रहा है, तो जब मैं सर्कुलेशन में पहुंचूंगा तो मुझे कंसर्न नहीं है कि डी और ई में क्या हो रहा है, मैं सी से नहीं आने वाला। जब तक बीपी उसका कंट्रोल नहीं होता, जब तक मैं सोर्स ऑफ ब्लीडिंग को रोक नहीं देता, आई एम स्टिल ऑन सी, ठीक है। सो यही हमारा पेशेंट है, ठीक है। हमारे पेशेंट की पल्स 120 है, बीपी 90/50 है, रेस्पिरेटरी रेट 24 है। कितना ब्लड लॉस हो चुका है इसका? बीपी कम है ना, हाइपोटेंशन है 30 to 40%। क्लास 3 में आ जाएगा। Exactly. So this is class 3 hemorrhage. इसका मतलब है कि एटलीस्ट 30 to 40% ml ब्लड लूज किया, यानी कि एटलीस्ट 3 कितना लीटर ब्लड लूज कर चुका है ये? 1500 से 2000 ml, ठीक है। 2 लीटर ब्लड लूज कर चुका है ये, ठीक है। टांग के ऊपर थोड़े थोड़े जख्म है, ब्रूजेस हैं, ठीक है। तो टांग से तो इतनी कोई एक्सटर्नल ब्लीडिंग इसकी हुई नहीं है, तो कहाँ ब्लीड किया है? bruises on anterior abdominal wall। anterior ठीक है। abdominal तो प्रोबेबली एब्डोमेन में ब्लीड किया है, ठीक है। लेकिन ये कि ये पेल्विस भी हो सकता है, ये चेस्ट भी हो सकता है। ऑब्वियसली हमने इसको इस स्टेज पे हम इसका डिपेंडिंग ऑन द स्टेबिलिटी हम इसका फास्ट स्कैन भी कर सकते हैं और हम इसका चेस्ट एक्सरे भी करा सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम सीटी नहीं करा सकेंगे अनलेस ये रिस्पॉन्ड करते हैं और बीपी ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो वो हम जब पढ़ेंगे ट्रॉमा उसमें हम डिस्कस करेंगे क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है। सो हमारा प्लान टू प्रोसीड वही होगा, A B C. So after securing the chest, both sides are clear, you focus on the circulation. What are the possible sources of bleeding? हमने अभी डिस्कस किया, चेस्ट है, एब्डोमेन है, पेल्विस है, और चौथी चीज क्या है? 4 चीजें होती हैं, 4 सोर्सेज होती हैं ब्लीडिंग की। one on the floor फ्लोर
वो पांचवी। सो एक निमोनिक है, आपको याद कराया जाता है ऑन द फ्लोर एंड 4 मोर, ठीक है। सो इफ द पेशेंट इज इन शॉक बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग, तो उसकी 5 पोटेंशियल साइट्स हैं, ठीक है। ऑन द फ्लोर का मतलब है कि वो ब्लीडिंग जो आपको बाहर नजर आ रही है और उड़ उड़ के खून निकल रहा है, ठीक है। ओपन फ्रैक्चर है टांग का, उसमें से ब्लीडिंग हो रही है, रेडियल आर्टरी बंदा अपनी काट के, अब रेडियल आर्टरी से फुवारे निकल रहे हैं, सो ऑब्वियसली वो ब्लीडिंग तो अपने हाल में रोकनी, ठीक है। सो वो है ऑन द फ्लोर, कि वो ब्लीडिंग जो पेशेंट से निकल के फर्श पे गिर रही है। उसके अलावा 4 पोटेंशियल साइट्स हैं, ठीक है। 4 साइट्स कौन सी हैं? thorax, abdomen, chest, abdomen, pelvis and क्लोज फ्रैक्चर अगर हो लिम्स के, ठीक है। चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस एंड थाइज, लॉन्ग बोन्स, ठीक है। सो आपकी जो एक सिंगल थाई का फ्रैक्चर है ना, उस एक थाई में 1500 ml ब्लड लूज कर सकते हैं आप। थाई में इतनी ज्यादा कैपेसिटी है, ठीक है। तो वो क्योंकि थाई की स्किन रिलैक्स होती है, वो ब्लीडिंग होती रहती है, वो ऐसा ऐसा एक्सपैंड होती है। एक थाई फ्रैक्चर में 1500 ml ब्लड लूज करते हैं। दोनों थाइज अगर फ्रैक्चर्ड है और साथ वेसल की इंजरी होगी, तो आप अप टू 3 लीटर ब्लड सिंपल फीमर फ्रैक्चर्स में भी लूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ह्यूमरस के फ्रैक्चर में आप 500 ml ब्लड लूज कर सकते हैं। सो आपको लॉन्ग बोन्स पर देखनी है कि अगर एब्डोमेन, पेल्विस और चेस्ट में कुछ नहीं मिलता तो फिर बोन्स देखें, उधर तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो आपके जब पेशेंट था, उसकी कुछ लेग से ब्लीडिंग हो रही थी, उसको आपने ऑलरेडी क्रेप बैंडेज कर दी हुई थी और बैक स्टैब लगा दी थी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें? तो सॉर्ट आउट करें सोर्स ऑफ ब्लीड को। फास्ट करना चाह रहे हैं। फास्ट से पहले उसको अभी सर्कुलेशन में 7 लाइंस ना ले लें। ए और बी किया था ना, ठीक ले लेते हैं ना, अच्छी बात होगी, ठीक है। सो 2 लाइंस लेनी है। कौन सी लाइंस लेनी है? साइज क्या लेना है? 18 या 16। 18 नहीं बोलना, 18। अच्छा 18, 16, 14, 12, 20, 24 क्या फर्क पड़ता है इनसे? रेडियस वाइट बोर्ड लेनी है। फ्लो रेट हाँ। फ्लो रेट। अगर मैं कहता हूं कि 18 गेज की लाइन लेने, तो इसका क्या मतलब है? कितनी देर में मेरी वाइट बोर्ड ये 18 to 20 मिनट्स में एक फ्लूइड 1 लीटर जाएगा। 20 मिनट्स में 1 लीटर जाएगा, ठीक है। और अगर मैं 16 की लाइन ले लेता हूँ और 14 की लाइन ले लेता हूँ, 10 to 12 मिनट्स में। 14 में तो 5 मिनट में चली जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि कितना फर्क पड़ता है इससे, ठीक है। आपने कॉमन प्रैक्टिस देखी होगी, क्योंकि इमरजेंसी में आप लोग खुद लाइन नहीं लेते, सिस्टर्स लाइन ले रही होती है, ठीक है। बड़ा कॉमन सिनेरियो कि इमरजेंसी में जब हम लोग राउंड करने आते हैं तो वहां पे जो लाइन लगी होती है ना, वो 20 की लगी होती है, ठीक है। अब जो 20 की लाइन है ना, उसका जो फ्लो रेट है ना, दैट इज लाइक 40 to 50 ml पर मिनट, ठीक है। यानी कि उसमें 20 से 25 से आधा घंटा लग जाएगा उस फ्लूइड को ट्रैवल करने में, ठीक है। सो 1 लीटर जाने में अगर आधा घंटा लग रहा है, तो आप वो जो असेसमेंट करना चाह रहे हैं कि मेरा पेशेंट रिस्पॉन्डर है कि नहीं, उसको कोई फ्लूइड का फायदा हो रहा है कि नहीं, वो आप नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज रिकमेंडेड इज टू टेक अ वाइडर लाइन, ठीक है। 18 हमारे पास अनफॉर्चुनेटली इमरजेंसीज में 18 से छोटी लाइन होती नहीं है, तो इसलिए हम 18 ले रहे होते हैं, वरना आइडियली आपको 16 या 14 की लाइन लेनी चाहिए, ठीक है। तो जो 14 की लाइन है, उसका जो फ्लो रेट है वो दैट इज 250 ml पर मिनट, ठीक है। यानी कि 4 मिनट में पूरी ड्रिप चली जाएगी, ठीक है। अब ये रैपिडनेस क्यों इंपॉर्टेंट है? Why do we want the fluid to go immediately? Resuscitation देखते हैं। रिस्पॉन्स चेक करने के लिए, ठीक है। सो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि अगर मैं उसको फ्लूइड देता हूँ तो उसका बीपी ऊपर आता है कि नहीं आता। बिकॉज अगर फ्लूइड देने से बीपी ऊपर आ गया, इसका मतलब है कि उसकी जो फ्लूइड डेफिसिट था वो फौरन कवर हो गया और ब्लीडिंग नहीं हो रही, ठीक है। सो आई वांट टू हैव दिस असेसमेंट एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि मैं जितना लेट करूंगा और अगर उसकी इंटरनल ब्लीडिंग है तो वो ब्लीडिंग होती रहेगी और वो और स्टेज 2 से स्टेज 3 या स्टेज 3 से स्टेज 4 शॉक में चला जाएगा, ठीक है। सो लेट्स से मैंने जो है ना उसको 20 की लाइन ली और 2 फ्लूइड लगा दी और 2 बंदों को खड़ा करके दबाओ और फ्लूइड जा रहा है, फ्लूइड जा रहा होता है, ठीक है, और बीपी ऊपर नहीं आ रहा, ठीक है। सो इसमें 2-3 सिनेरियोज आ जाते हैं, ठीक है। 2-3 सिनेरियोज क्या आ जाते हैं कि जब आप फ्लूइड देते हैं तो रिस्पॉन्ड करता है नहीं करता, ठीक है, या रिस्पॉन्ड करता है उसके फौरन बाद बीपी ड्रॉप कर जाता है, या बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड नहीं करता, ठीक है। सो अच्छा 1 मिनट पहले ये देख लें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंस देख लें इस चीज की। सो दिस इज फ्लो रेट। ये जो राइट पे आपको टेबल नजर आ रहा है, ये फ्लो रेट का नजर आ रहा है। जो 20 गेज की लाइन है उसका फ्लो रेट है 40 ml पर मिनट, ठीक है, फॉर क्लिस्टेरॉइड। इसका मतलब है कि 20 गेज की लाइन से 1000 ml जो है वो तकरीबन 30 मिनट्स में जाएगा, ठीक है।
18 गेज के जो फ्लो हम्म। रेट है वो 60 ml पर मिनट है। इसका मतलब है 1 लीटर फ्लूइड जो है वो तकरीबन 15 मिनट में जाएगा। 16 गेज का 85 ml, 14 गेज का सॉरी 250 में ज्यादा बोल दिया, इसका 125 ml। ठीक है, तो हमारे पास 14 गेज की लाइंस आइडियली अवेलेबल होनी चाहिए, मार्केट में है, गवर्नमेंट में पता नहीं क्यों नहीं ऑर्डर करते। सो 125 का मतलब है तकरीबन 6 से 7 मिनट में आपका 1 लीटर फ्लूइड जो है वो चला जाएगा। ठीक है, तो ये होगी पेरिफेरल लाइन। ठीक है, अब सेंट्रल लाइन में का क्या प्रॉब्लम है? पेरिफेरल लाइन पे जाते हैं कि पेरिफेरल लाइन लेती है, सेंट्रल लाइन क्यों नहीं लेनी चाहिए? सेंट्रल लाइन में फ्लो थोड़ा सेंट्रल होता लाइन क्यों नहीं लेते? व्हाई नॉट टेक क्या होता जितनी है? जो है क्योंकि सेंटर लाइन का जो लाइन की लेंथ है, आईवी लाइन की लेंथ होगी वो लंबी होती है, तो उससे फ्लो रेट कम हो जाता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या बात, ठीक है। तो फ्लो का जो फॉर्मूला है ना, अगर किसी को याद हो तो फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 टू टाइम्स r, रेडियस। यानी कि रेडियस इंटू रेडियस इंटू रेडियस। देखिए अगर आप रेडियस 1 से 2 पे ले जाएंगे तो आपका फ्लो रेट 1 से 16 पे चला जाएगा। ठीक है, इतना फर्क पड़ जाता है डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, तो फ्लो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। 1 इंच का ब्रैनुला है तो फ्लो 1 लीटर है, अगर वो 2 इंच का हो जाएगा तो फ्लो जो है वो आधा लीटर रह जाएगा। 4 इंच का होगा तो फ्लो जो है वो क्वार्टर लीटर रह जाएगा। ठीक है, तो ये फर्क पड़ता है फ्लो से, लेंथ से। ठीक है, तो अगर लेंथ लंबी होगी तो फ्लो रेट कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर अगर आप देखो जो लिखा हुआ है, तो 14 गेज की जो पेरिफेरल कैनुला है उसका फ्लो पर मिनट, अगर वो 30 सेंटीमीटर लंबी लाइन आप लेते हैं 14 गेज की, तो उससे 1/3 रिडक्शन हो जाती है। ठीक है, यानी कि इसका सिर्फ 66 रह जाएगा। अगर जो आपकी सेंट्रल लाइन है उसकी लेंथ 70 सेंटीमीटर हो जाए, जैसे हम पिक लाइंस डालते हैं, तो उससे फ्लो रेट 50% रह जाएगा। ठीक है, तो इतना। सो यू वांट अ शॉर्ट ब्रैनुला, अ शॉर्ट वाइड ब्रैनुला, इसलिए कहा जाता है कि लेंथ भी छोटी होनी चाहिए उसकी और उसका बोर भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, सो यू वांट orange or a gray granula, granulas on two sides. फ्लूइड कितना लेना है? 2 लीटर स्टार्ट में। 2 लीटर। अब 50 किलो का बंदा है उसको भी 2 लीटर, और 100 किलो का बंदा है उसको भी 2 लीटर, और क्या है 70 kg पर 70 ml पर kg के हिसाब से देंगे, है ना? 70 ml पर kg। वो तो 5 लीटर 70 किलो के बंदे का। लीटर कर दिया है। ठीक है, उसका भी रीजन है। सो रिकमेंडेड क्या है कि आप 10 to 20 ml पर kg का बोलस दे दें। ठीक है, मैक्सिमम 20 ml, यानी कि अगर 70 किलो का बंदा है के हिसाब से आप 1400 ml दें, उसके अलावा आप ना दें। ठीक है, ज्यादा क्यों नहीं देना? किसी को अंदाजा है ज्यादा देने से क्या होगा? हीमोडाइल्यूशन, कोगुलोपैथी, हाइपोथर्मिया। ठीक है, वो कोगुलोपैथी भी है, हाइपोथर्मिया भी है, वो लॉजिकल सी बात है। असल इश्यू ये है कि ब्लीडिंग ज्यादा हो असेसमेंट जाएगी खराब ना। हो जाती है। ठीक है, क्या हो वो ठीक जाएगा है। जी? प्लेटलेट प्लग डिसलॉज हो जाएगा। सो प्लेटलेट प्लग भी डिस्टॉर्ट हो जाएगा, कि डाइल्यूशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होगी, हाइपोथर्मिया भी होगा, एकदम बीपी रेज होगा तो ज्यादा ब्लीडिंग भी हो जाएगी। तो सारी बातें ठीक है। ठीक है, अभी असल में हमारा कंसर्न ये है, इस पेशेंट को अगर आप देखें तो हमारा ये कंसर्न है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो इसको हाइपोटेंशन है, क्या इसकी अभी भी ऑनगोइंग ब्लीडिंग है? ठीक है, असल तो यही डिसीजन है कि अब ठीक है, एब्डोमेन में ब्लीड कर गया होगा, लिवर की इंजरी थी, लेसरेशन थी, वो ब्लीड कर गया, डू आई नीड टू इंटरवीन और डू आई नॉट नीड टू इंटरवीन? तो असल To असेसमेंट differentiate करने का between मकसद ये देना चाह रहे हैं कि क्या इसको मैंने ऑपरेट करना है responder कि and नहीं कर non. सकता, क्या ये पेशेंट एब्डोमेन में ब्लीड कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो उसको देखने का तरीका क्या है कि आप उसको फौरन एक फ्लूइड का बोलस दें। बोलस का मतलब होता है लेस देन 10 मिनट्स के अंदर अंदर। ठीक है, तो आप लेस देन 10 मिनट्स के अंदर अंदर उसको एक बोलस दें, जैसे ही एकदम उसके अंदर फ्लूइड जाएगा उसका पर आना चाहिए। अगर तो उस बोलस से उसका बीपी ऊपर नहीं आता, इसका मतलब है कि उसकी ऑनगोइंग ब्लीडिंग अच्छी खासी चल रही है और आपकी फ्लूइड से उसको फायदा नहीं हो रहा। दिस पेशेंट नीड्स टू गो स्ट्रेट अवे टू द फ्लूइड, इसमें कोई सेकंड डाउट ही नहीं है। ठीक है, तो आपने फ्लूइड रश किया, 10 मिनट के अंदर अंदर उसका बीपी ऊपर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि 1500 ml बावजूद अगर बीपी ऊपर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है वो 1500 आया और 1500 लीक हो गया बहुत। ठीक है, सो दिस मींस दिस पेशेंट नीड्स टू गो टू द OR। ठीक है, अगर ये सर असेसमेंट आपने आधे घंटे के बाद की तो उस आधे घंटे में तो कितना को पहले ब्लीड कर चुका होगा। हाँ जी, जी रिजवान। सर ये जो बोलस का कॉन्सेप्ट है लेस देन 10 मिनट्स,
इसमें हम कितना फ्लूइड दे सकते हैं, यानी कुछ बुक्स लिख रहे हैं कि 300 ml, कुछ अप टू 500 ml। 500 तो बहुत है, वही मैं आपको बता रहा हूँ 10 to 20 ml पर, ठीक है। तो 10 ml का मतलब है 70 kg, 700 ml बन जाता है, और 20 kg का मतलब है 1400 ml बन जाता है, ठीक है। ATLS की जो नई अब बुक्स आ रही है वो 1 लीटर पे लाने लगी है, इसको पहले 2 लीटर लिखा, अभी 2 बोला बुक्स में लिखा होता है 2 लीटर लगा दे, लेकिन उसका नुकसान क्या है अभी मैं उस पे। तो अगर लेट्स से कि मेरे पेशेंट की जो है ना, ये तो आसान सा कॉन्सेप्ट है कि फ्लूइड दिया और बीपी ऊपर नहीं आया तो इसका मतलब रिस्पॉन्डर नहीं है, ठीक है। तो अगर तो ये असेसमेंट मैंने 5 मिनट के अंदर कर ली तो इसमें पेशेंट का ही फायदा, ठीक है। तो अगर उसको मैंने बोलस दिया और विद इन 5 मिनट उसका बीपी ऊपर नहीं आता, इसका मतलब है मेरा पेशेंट रिस्पॉन्डर नहीं है, डिस्पाइट उसको मैंने एडिक्वेट फ्लूइड 1500 ml दे दिया। अगर मेरा फ्लो रेट होता ये 18 गेज वाला ने में लगने से 20 से 25 मिनट, ठीक है। तो 25 मिनट के बाद अगर मैं असेसमेंट करके गया था यार ये तो नॉन रिस्पॉन्डर है, इसको 25 मिनट में तो वो दो want to have a rapid assessment, वो rapid assessment तभी पॉसिबल है जब आप उसको रैपिडली फ्लूइड दें, ठीक है। तो रैपिड शुड बी लेस देन 10 मिनट, इससे पहले आपको ये असेसमेंट करनी है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये होगी कि आपने के पास जब पेशेंट इमरजेंसी में आएगा तो आपने उसको फ्लूइड विद इन 10 मिनट्स उसको जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, ठीक है, वो आपने जो कि एटलीस्ट 1 लीटर बनती है वो आपने उसको विद इन 10 मिनट्स देनी है, और उसके बाद आपने फौरन फील लेना है कि ऊपर आया या नहीं आया, ठीक है। अगर वो ऊपर आ गया इसका मतलब है वो रिस्पॉन्डर है, अगर वो ऊपर नहीं आया इसका मतलब है वो रिस्पॉन्डर, यू शुड गो टू द वार्ड। अगर मैंने उसको जो है ना छोटे ब्रैनलर से फ्लूइड लगाया है और उसको फ्लूइड को जाने में टाइम ही 30 मिनट्स या 40 मिनट्स लगने हैं और मैं 15 मिनट बाद आके असेस करता हूँ बीपी नहीं आया होता, तो ये मेरी असेसमेंट ठीक नहीं है। हम जाके लिप्रोटमी कर देंगे और 5 मिनट अंदर इतनी ब्लीडिंग ही नहीं, ठीक है। तो वो क्यों हुआ, वो गलती इसलिए हुई कि हमारा अभी तक प्रॉपर रिक्वायर्ड फ्लूइड चैलेंज, ठीक है। तो कई दफा आपके पास पेशेंट आता है, आप उसको 2 लीटर फ्लूइड तो लगा देते हैं, लेकिन वो इतना आहिस्ता चल रहा होता है कि आप आधे घंटे बाद आके देखते हैं बीपी फिर ऊपर नहीं आता, आप कहते हैं यार ये तो शॉक में, इसको ऊपर थिएटर ले जाओ, असेसमेंट खराब हो गई, वो रिलायबल आपने उसको फ्लूइड पॉलिसी नहीं दिया, ठीक है। तो पहली सिचुएशन तो ये है कि आपने रैपिडली फ्लूइड देना है, शॉर्ट टाइम में देना है और एटलीस्ट 1 लीटर देना है और बहुत ज्यादा भी नहीं देना, ठीक है। दूसरी चीज कि आपने पेशेंट को फ्लूइड दिया और वो रिस्पॉन्ड कर गया, ठीक है। सो आई गेव द पेशेंट 2 लीटर या 1.5 लीटर्स ऑफ फ्लूइड, उसको मैंने रिस्पॉन्ड कर गया, उसका बीपी ऊपर आ गया, अब क्या करना है? अब क्या करें, बीपी आ गया नॉर्मल, एकदम उसकी पल्स जो है 80 पे आ गई या 90 पे आ गई, उसका बीपी जो है ना वो 110 पे। सर्च फॉर कॉज ऑफ ब्लीडिंग, अब उसकी हम एडजंक्ट टू प्राइमरी सर्वे कराएंगे, फास्ट कराएंगे, एक्सरे चेस्ट कराएंगे, उसका देखेंगे कि वो जो उसका हाइपरटेंशन और टैकीकार्डिया हो तो उसकी क्या वजह है। नहीं शायद नहीं भिजवाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि दोबारा तो नहीं चला जाएगा। हाँ, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर तो नहीं देखेंगे, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर तो नहीं है कहीं। हम नेक्स्ट 10 to 20 मिनट्स में पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे कि वो रिवर्ट कर जाता है या सस्टेन करता है अपने अंदर। फ्लूइड देते हैं और उसका बीपी ऊपर आता है, yes you have to reassess after 15, not once, every 15 minutes, ठीक है। कम से कम 2 से 3 नॉर्मल आएंगी तो आपकी तसल्ली होगी कि ये पेशेंट मेरा जो है ना रिस्पॉन्ड वाकई कर गया, प्रेशर ड्रॉप नहीं कर रहा, आई कैन सेंड हिम फॉर इन्वेस्टिगेशन, आई कैन सेंड हिम फॉर अ सीटी स्कैन, आई कैन सेंड हिम, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि आप पेशेंट को फ्लूइड देते हैं, उसका बीपी ऊपर आता है, तो जब वो फ्लूइड खत्म होता है आप पीछे एक फ्लूइड और अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो ये 2 लीटर खत्म होते हैं, सिस्टर आती है पिछली ट्रिप उतारती हैं और 2 नई ट्रिपें, तो माय पेशेंट हैड इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है। उसको जब 2 लीटर फ्लूइड मिले उसका बीपी ऊपर आता है, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना उसने 15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद अपना बीपी दोबारा ड्रॉप करना था बिकॉज वो अंदर ब्लीड कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि आपने 2 लीटर फ्लूइड उसको और अटैच किया, ठीक है। उससे अब क्या होगा कि उसका बीपी ड्रॉप नहीं होगा, उसको फिर फ्लूइड मिल गया, वो फिर बीपी मेंटेन करेगा, अब वो उसके आधे घंटे के बाद अपना बीपी ड्रॉप करेगा, ठीक है। सो व्हाट वुड हैपन इज कि आप उसको 1 घंटा डिले कर चुके होंगे, आपने जो 15-15 मिनट की रीडिंग्स ली होंगी, बीपी उसका नॉर्मल आ रहा होगा और आप पेशेंट को भिजवा देंगे सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड के लिए।
आधे घंटे बाद भागे भागे अटेंडेंट्स आ रहे होंगे, डॉक्टर हमारा बेहोश हो गए, ठीक है। व्हाट हैपेंड वाज कि आपने वो जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी असेस करने की कि मेरा पेशेंट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर है कि नहीं, वो लूज कर दी बिकॉज आपने पे फ्लूइड लगा दिया, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब आप फ्लूइड चैलेंज देते हैं उसके बाद प्लीज बराए मेहरबानी फ्लूइड्स बंद करें, ठीक है। कि कोई ऑनगोइंग ब्लीडिंग नहीं है तो दैट बीपी शुड नॉट, ठीक है। अगर वो बीपी ड्रॉप करता है इसका मतलब अभी ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। और ये सिर्फ तब पता चलेगा आपको जब आप फ्लूइड्स होल्ड करेंगे, ठीक है। तो अगर मैंने उसको 2 लीटर फ्लूइड लगा दिया, उसका बीपी ऊपर आ गया और मैं उसके 2 के बाद 2 और लगाता हूँ, फिर 2 और लगाता हूँ, तो उससे क्या हो रहा है कि उसका बीपी तो मेंटेन है, लेकिन जो आप फ्लूइड देते जा रहे हैं वो उसको इंटरनल ब्लीड कराते जा रहे हैं, और उसके बाद जब पेशेंट कोलैप्स होगा वो इतना बुरा कोलैप्स होगा कि आप उसको रिससिटेट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और जब फाइल खोलेंगे तो नजर का पेशेंट तो बिल्कुल ठीक था, 90-60 पे आया था, फ्लूइड लगाया था, उसका बीपी 120-80 हो गया था, उसके बाद देखें सर सारी रीडिंग 120-80 आ रही है और फिर ये एकदम 60 मैनुअल हो गया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड कि आपने उस फ्लूइड पे आप देते गए, वो इंटरनल ब्लीड करता गया, लेकिन आपकी प्रेशर रीडिंग्स ड्रॉप नहीं हो रही थी, तो यू वर फोर्स इनटू बिलीविंग कि उसकी कोई इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपने जब उसको एक बोलस दे दिया उसके बाद उस फ्लूइड को होल्ड करेंगे तो आप असेसमेंट कर सकते हैं ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर है या नहीं, ठीक है। और ये सबसे कॉमन मिस्टेक इमरजेंसी में होती है, रेजिडेंट्स आते हैं फ्लूइड लगाते हैं, फ्लूइड लगा के जाते हैं, अगला आता है, अगला उसको फिर फ्लूइड लगा देता है, ये फ्लूइड किसने खत्म किया, फ्लूइड दोबारा लगा दो, अच्छा खत्म हो गया, चलो हीमेक्सिल लगा दो, अच्छा चलो अब ब्लड आ गया, अब ब्लड लगा, ठीक है। तो होता यही है, 2 लीटर पहले उसको रिंगर जाते हैं, अगले राउंड में उसको एक रिंगर और साथ एक हीमेक्सिल जाता है, इतनी देर में अटेंडेंस 4 ब्लड लेके आते हैं, फिर वो ब्लड भी लगा दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें कहाँ पे असेसमेंट होगी आपकी कि ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर है कि यू हैव नॉट गिवन हिम टाइम टू ड्रॉप हिज ब्लड प्रेशर, ठीक है। वो ठीक है, आपने उसको ब्लड भी दे दिया, सारा कुछ दे दिया, आपको कैसे पता है कि वो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर है कि नहीं, ठीक है। अब वो पता तब चलेगा जब सारा कुछ स्टॉप होके वो जाएगा सिटी स्कैन कराने, वहां पे जाके वो कर। और हर चौथी पांचवी इमरजेंसी में ये हमारे साथ भी हो रहा होता है, और सर मतलब जहां भी जब मैंने एजेंसी की तब भी होता था, जब ऐसा बने तब भी होता है, और अभी सुनने में भी अभी आता है, ये होता है, ठीक है। सबसे कॉमन मिस्टेक ही विजिलेंट नहीं होते, हम फ्लूइड पे फ्लूइड लगा रहे होते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमने इसको दोबारा असेस करना है और दोबारा असेस विदाउट एडिशनल फ्लूइड, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट प्लीज अपने ध्यान में क्लियर कर लें कि आप उसको फ्लूइड चैलेंज देके यू विल होल्ड द फ्लूइड एंड देन डू अ 15 मिनट मॉनिटरिंग, जब 3-4 रीडिंग या 2-3 रीडिंग नॉर्मल की नहीं यानी तब तक पेशेंट इमरजेंसी से निकल के इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं जाएगा, ठीक है। अगर वो इस दौरान प्रेशर ड्रॉप करता है थिएटर ले जाए, ठीक है। अगर वो प्रेशर ड्रॉप नहीं करता, स्टेबल रहता है, फिर आप सीटी स्कैन कराना चाहते हैं तो करवा लें। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है कि फास्ट इज नॉट समथिंग जिसके लिए पेशेंट ने इमरजेंसी से जाना है, ठीक है। हमारी हॉस्पिटल में हर जगह अल्ट्रासाउंड की मशीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन फास्ट इज समथिंग which is supposed to be done in the ER. पेशेंट वहीं पे रहता है, अल्ट्रासाउंड की मशीन पेशेंट के पास आती है, ठीक है। सर्जन्स आर supposed to do the fast scan, ठीक है। सो फास्ट स्कैन इज नॉट थिएटर से या ER से जाके इन्वेस्टिगेट करवाना पड़ेगा, अपना बीपी ड्रॉप करा होगा, फास्ट तो आपने उसी टाइम पे कर लेना, ठीक है। मेरे पेशेंट का जब बीपी ऊपर आ गया, रिससिटेट होके ऊपर आ गया, मैं वहीं पे उसी वक्त उसका फास्ट स्कैन कर लूंगा, मुझे 15 मिनट वेट करने की जरूरत नहीं, वो तो मैं उसी वक्त असेस कर लूंगा, ठीक है। सो फास्ट स्कैन तो उस वक्त इमरजेंसी में हो जाएगा, फास्ट पॉजिटिव भी आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसको ऑपरेट करना है, पॉजिटिव आ गया है और पेशेंट रिस्पॉन्ड कर गया है, दिस पेशेंट कैन स्टिल वेट एंड गेट अ सीटी स्कैन। फास्ट पॉजिटिव आता है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ही गोस टू द वार्ड। फास्ट पॉजिटिव ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर है, ही गोस। फास्ट नेगेटिव है और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आप क्या करें? सर उसमें ये पेल्विस का जो फ्रैक्चर है उसको एक्सक्लूड करेंगे हम, पेल्विक फ्रैक्चर, क्योंकि पेल्विक फ्रैक्चर्स और रिट्रोपेरिटोनियल अगर फास्ट नेगेटिव है और पेशेंट हाइपोटेंशन में है, सो फास्ट नेगेटिव है पेशेंट हाइपोटेंशन में, तो बाकी वो ऑन द फ्लोर एंड 4 मोर वाली जो चीज थी उसमें आपका एब्डोमेन पेल्विस रूल आउट हो गया, बाकी चीजें देखिए। पेल्विस नहीं रूल आउट हुआ, सही कह रहे हैं, पेल्विक फ्रैक्चर हो सकता है, उसकी चेस्ट में ब्लीडिंग होती है, उसको कोई और कॉज होता है, हो सकता है उसको टेंशन आपने मिस किया हो, वापस जाके दोबारा उसको असेस करें। सो इफ द फास्ट इज नेगेटिव एंड द पेशेंट इज हाइपोटेंशन, लुक फॉर नेगेटिव लेप्रोटमी नहीं करती। ये नहीं मतलब अब अगर सिनेरियो में उसके एब्डोमेन पे स्ट्रेच मार्क एब्रेजन है, इसका मतलब ये नहीं कि एब्डोमेन में ब्लीड किया, उसको कहीं और भी ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये भी गलत होता है कि पेशेंट शॉक में होते हैं, हम पैनिक में आके लेप्रोटमी कर देते हैं, अंदर कुछ भी नहीं निकलता, फिर वहीं पे पता चलता है वो चेस्ट ट्यूब डालो, वो देखो चेस्ट में ब्लीडिंग है, ठीक है। तो वो अननेसेसरी आपने लेप्रोटमी भी कर दी और चेस्ट ट्यूब भी डाल दी, लेकिन ये असेसमेंट इमरजेंसी में ही हो जानी चाहिए थी कि एब्डोमेन खोलना है कि नहीं खोलना। हमने मैक्सिमम 2 लीटर्स है और उसके बाद प्लीज रोक दें फ्लूइड को, ठीक है। तो 2 भी ज्यादा है, नॉर्मली आप 1 लीटर देके रोक दें, 1 लीटर काफी होता है, ठीक है। अगर वो 1 लीटर आप 5-7 मिनट में दे दें तो
उसका बीपी ऊपर आएगा ही आएगा पेशेंट का, ठीक है। अगर नहीं आता तो वो नॉन रिस्पॉन्डर, अगर आता है तो फिर आप उसको दोबारा असेस करें कि ट्रांजिएंट है कि नहीं, ठीक है। व्हाट आर वी ट्राइंग टू असेस? वी आर ट्राइंग टू असेस कि वो रिस्पॉन्डर है कि नहीं है, ठीक है। सो ये रिस्पॉन्स टू रिससिटेशन जो है ना, ये भी हमने सारा डिस्कस कर लिया कि कैसे कौन रिस्पॉन्डर है कौन नॉन रिस्पॉन्डर है और क्या। सर रिससिटेशन कब रोकनी है हमें? जी रिससिटेशन कब रोकनी चाहिए? अभी तो हमने रोकी नहीं है, अभी तो हमारी चल रही है ना, उस पे आते हैं अभी। सो पेशेंट जब शॉक में होता है तो आपको कैसे उसको मॉनिटर करना है, ठीक है। सो मिनिमम चीजें जो हम आमतौर पे इमरजेंसी में कर देते हैं, ईसीजी शायद हम नहीं कर रहे होते, लेकिन पल्स ऑक्सीजन, बीपी और यूरिन आउटपुट तो हम मॉनिटर कर ही रहे होते हैं, ठीक है। सो पल्स एंड ब्लड प्रेशर नॉर्मली हम देख रहे होते हैं, यूरिन आउटपुट हम देख रहे होते हैं, तो ये तो मिनिमम, ठीक है। आइडियली क्या होना चाहिए? सेंट्रल लाइन होनी चाहिए जिससे आपको उसका फ्लूइड स्टेटस का पता चल सके, बेसिक ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, ताकि आप रैपिड जो है ना, अगर ब्लड प्रेशर में कुछ शिफ्ट्स आप पिक कर सकें, और कार्डियक आउटपुट की आप मॉनिटर, ठीक है। अब ये जो मॉनिटरिंग है ना, दिस इज फॉर ऑल काइंड्स ऑफ शॉक, ठीक है। सो आइडियली स्पीकिंग, जब आपका पेशेंट शॉक में होता है और आपने होता है तो आपको नहीं समझ आ रही होती कि ये सिर्फ हाइपोटेंसिव है या सिर्फ हाइपोवोलेमिक शॉक है कि नहीं, इसको साथ सेप्टिक शॉक है। तो अगर आपके पास सेंट्रल वीनस लाइन होगी तो उससे क्या पता चलेगा? उससे आपको उसका फ्लूइड स्टेटस का पता चल जाएगा, ठीक है। उसका सीवी प्रेशर कितना है, ठीक है। इफ द सीवी प्रेशर इज टू हाई, इसका मतलब है कि आपके पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है, ठीक है। उसका सीवी प्रेशर नॉर्मली 8 होना चाहिए। इफ द सीवी प्रेशर इज लेस देन 8, इसका मतलब है आपका पेशेंट हाइपोवोलेमिया में है, ठीक है। सो यू टारगेट अ सीवी प्रेशर ऑफ 8 to 10। अगर सीवी प्रेशर मेरा 8 से कम है, इसका मतलब है मैंने पेशेंट को और फ्लूइड्स देने हैं, अभी तो वो उसका फ्लूइड स्टेटस इतना है, ठीक है। इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का क्या फायदा है कि ये जो हम जैसी फ्लूइड देते हैं और बीपी ऊपर आना होता है, वो फौरन आप पिक कर लेते हैं उसके साथ, ठीक है। कि अगर आर्टेरियल लाइन दली हुई है तो आप फौरन उसका ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर लेते हैं। कार्डियक आउटपुट का भी ये कि अगर कार्डियोजेनिक शॉक है या ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है तो कार्डियक आउटपुट मॉनिटरिंग करके आप उसको देख सकते हैं कि हार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न तो नहीं आ रहा, कोई हार्ट का अपना प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प कर रही है इन रिससिटेशन, ठीक है। बेस डेफिसिट एंड सीरम लैक्टेट, ठीक है। भूल जाते हैं हम पेशेंट के बीपी और पल्स नॉर्मल हो गया, इसका कतन ये मतलब पेशेंट कैन स्टिल बी इन शॉक विद नॉर्मल। ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, पल्स नॉर्मल है, जब तक पेशेंट की सेलुलर लेवल पे शॉक खत्म नहीं होती, आपकी रेस्पिरेशन स्टॉप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उस सेलुलर लेवल पे कैसे खत्म होगी? सेलुलर लेवल पे कंफर्म करने का तरीका ये कि लैक्टेट लेवल शुड गो डाउन टू लेस देन 6, ठीक है। बेस डेफिसिट नॉर्मल हो जाना चाहिए, लैक्टेट लेवल्स नॉर्मल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको मॉनिटर। रिस्पांस टू रिससिटेशन, ये तो हमने अभी कर लिया। रैपिड रिस्पॉन्स का क्या मतलब है कि जैसे ही आपने फ्लूइड दिया उसके वाइटल साइंस नॉर्मल हो गए, इसका मतलब है कि पेशेंट का जो ब्लड लॉस था वो बहुत ज्यादा नहीं था, क्योंकि 1000 ml फ्लूइड देने से ही उसका अगर बीपी ऊपर आ गया, इसका मतलब है उसका ब्लड लॉस जो है वो नहीं था, ठीक है। क्या उसको और फ्लूइड देने की जरूरत है? नहीं। क्या उसको ब्लड देने की जरूरत है? नहीं, ठीक है। क्या उसमें सर्जरी की जरूरत है? लेस लाइक ब्लड लॉस, ठीक है। डज ही नीड मोर? यस, ठीक है। उसको ज्यादा फ्लूइड ब्लड की जरूरत है, ठीक है। क्या ऑपरेशन हो? वाइटल साइंस नो रिस्पांस का क्या मतलब है? वाइटल साइंस रिमेन एबनॉर्मल। आपने फ्लूइड एक भी दे दिया, दूसरा भी दिया, उसका बीपी ऊपर ही नहीं आ रहा। इसमें एस्टिमेटेड ब्लड लॉस कितना है? मोर देन 40%, ठीक है। स्टेरॉइड्स देने चाहिए, नहीं देने चाहिए? तो पेशेंट्स जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर, इसमें हम शराब का माइक म्यूट कर लें आप, इसमें हम ज्यादा फ्लूइड नहीं देना चाह रहे। हमारी जब असेसमेंट हो गई ना कि हमने इसको ऑपरेट करना है कि नहीं करना, उसके बाद आप फ्लूइड ना दें उसको, ठीक है।
क्योंकि जब आपका पेशेंट, आपको पता है कि इसके एब्डोमेन में ब्लीडिंग हो रही है, अगर आप उसका बार बार उसको फ्लूइड देके उसका बीपी ऊपर लाने की कोशिश करेंगे, उसकी ब्लीडिंग और ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सो ये जो असेसमेंट हमने करनी थी, रैपिड रिस्पॉन्डर है कि नहीं है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर है या नॉन रिस्पॉन्डर है, जब आपने वो असेसमेंट कर ली, उसके बाद टारगेट अ बीपी ऑफ 90/60। ठीक है, या टारगेट इवन 80/50 भी एक्सेप्टेबल कहते हैं। मीन आर्टीरियल प्रेशर 60 से ज्यादा रखें बस। ठीक है, अगर आपका मीन आर्टीरियल प्रेशर 60 से ऊपर है तो आपका पेशेंट मरने नहीं वाला, उसको उस पर टारगेट करें, उसको बार बार मॉनिटर करते रहें, अननेसेसरीली उसको फ्लूइड्स ना दें, बिकॉज फ्लूइड देने से ब्लीडिंग और ज्यादा होगी। ठीक है, ये बात समझ आई है? इसको कहते हैं परमिसिव हाइपोटेंशन। यू वांट टू कीप योर पेशेंट इन हाइपोटेंशन बिकॉज जब आप फ्लूइड्स देंगे तो वो और ज्यादा ब्लीड करेगा। ठीक है, जब आपने उसकी लेप्रोटमी करके उसको पैक कर दिया है, या आपने उसके पेल्विक बाइंडर बांध दिया है, या आपने उसको चेस्ट ट्यूब डाल दी, जब उसकी आपने ब्लीडिंग सारी सिक्योर कर ली है, उसके बाद फिर आप उसको ब्लड भी दें, फ्लूइड भी दें, उसका बीपी ऊपर आने दें। उससे पहले उसको यू कीप हिम इन अ स्टेट ऑफ परमिसिव हाइपोटेंशन। ठीक है, सो आपका जो इनिशियल फ्लूइड आपने देना था, वो आपने 1500 ml जो दिया, या 2000 भी दे दें बेशक, जो आपने दिया, उसका मकसद था असेस करना कि रिस्पॉन्डर है कि नहीं। उसके बाद जब आपका डिसीजन होगा कि ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर है या नॉन रिस्पॉन्डर है, अब उसको ओआर लेके जाए, उसको और फ्लूइड्स ना दें। ठीक है, हाँ जी सर, ये जो कहते हैं कि 90/60 द टारगेट इज, यू टोल्ड के 90/60 इज स्टेबल और अनस्टेबल? 90/60 is acceptable blood pressure. मैं तो कह रहा हूँ 80/50 भी acceptable blood pressure है। What is mean arterial pressure? Diastolic pressure plus 1/3 of pulse pressure. Diastolic pressure plus 1/3 of pulse pressure. ठीक है, so यानी कि अगर मेरा blood pressure 120/80 है, इसका मतलब है मेरा जो mean arterial pressure होगा that will be 80 जो diastolic है, plus 1/3 of the difference in systolic and diastolic। जो difference कितना था? 40 था। 40 का 1/3 कितना हुआ? 13। तो मेरा 13 मीन आर्टीरियल प्रेशर कितना हो गया? 80 + 13 93। 93। ठीक है, सो वी वांट अ मीन आर्टीरियल प्रेशर ऑफ 60। ठीक है, इसका मतलब है 80/50 जो बीपी है ना, उसका भी मीन आर्टीरियल प्रेशर 60 बनता है। ठीक है, सो इवन अ बीपी ऑफ 80/50 इज एक्सेप्टेबल, इट विल नॉट किल द पेशेंट। ठीक है, आप एक टारगेट बीपी हैं, वो काफी है सर्वाइवल के लिए। ठीक है, आप और ब्लड या और फ्लूइड जब उसको देंगे, उसका बीपी जैसे ही ऊपर आएगा, वो दोबारा ब्लीड करना शुरू कर देगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बात ये है समझने की कि उसके अंदर एब्डोमेन में लिवर खुला हुआ पड़ा है, या उसकी स्प्लीन रप्चर हुई है। ठीक है, अब स्प्लीन रप्चर हुई थी, वहां ब्लीडिंग हुई है, वहां पे एक हीमाटोमा बना हुआ है, वहां पे एक क्लॉट बना हुआ है, उस क्लॉट ने ब्लीडिंग को रोका हुआ है, और वो क्लॉट में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो 80/50 वाले प्रेशर को रोक सकता है। जैसे ही उसका बीपी थोड़ा सा ऊपर आएगा, उसका सिस्टोलिक 600 पे जाएगा, वो दोबारा क्लॉट को हटा के दोबारा ब्लीडिंग शुरू कर देगा। ठीक है, और फिर पेशेंट को उल्टा फ्लूइड देने से बजाय से कि उसका बीपी ऊपर है, उसका बीपी फिर दोबारा डाउन जाना शुरू हो जाएगा, एंड यू आर अगेन कन्वर्टिंग अ क्लास 2 शॉक टू क्लास 3 या क्लास 3 शॉक इनटू क्लास 4 शॉक। ठीक है, सो आपने उसके बीपी को रेज नहीं करना। You want to keep him in a state of an acceptable blood pressure। जो मिनिमम रिक्वायर्ड है वो 80/50 उस पर रखें, 90/60 पे रखें, इससे ऊपर नहीं जाना। ठीक है, इससे ऊपर जाएगा तो और ब्लीड करेगा। सर, कितने बीपी पे सीटी करवा सकते हैं हम? कितने बीपी हम रिस्पॉन्डर्स का करवा सकते हैं, बाकी किसी का नहीं करवा सकते। नॉन रिस्पॉन्डर्स का या ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर्स का सीटी नहीं करवाना। ठीक है, यस सर। तो सिनेरियो नंबर 1, हमने पेशेंट की 218 की, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास थी 18 इमरजेंसी में बैठे गवर्नमेंट अस्पताल की, 218 गेज के हमने ब्रैंडलास ले लिए, और उसको हमें 2 लीटर फ्लूइड रश कर दिया। पेशेंट का बीपी रिस्पॉन्ड नहीं करता, क्या करना है? लेप्रोटमी, शिफ्ट द पेशेंट टू ओआर। ठीक है, तो आपने पेशेंट को इमरजेंसी लेके जाना है। पेशेंट का इम्प्रिंट साइन कोई नहीं था एब्डोमेन पे, सिनेरियो चेंज कर दिया मैं थोड़ा सा, अब क्या करना है? और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। लुक फॉर अदर साइट्स ऑफ हेमरेज, pelvis में, लिथोपेरिटोनियम में, चेस्ट चेस्ट। करा लिया, फास्ट स्कैन भी नेगेटिव है। ठीक है, सो पॉसिबल कॉजेस अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम सारी सिनेरियोस को देखेंगे, पेल्विस को देखेंगे, लॉन्ग बोन्स को देखेंगे, या कोई ऑनगोइंग एक्सटर्नल ब्लीड तो नहीं मिस कर रहे हैं, हम उसको देखेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर आपको कोई और सोर्स ऑफ ब्लीडिंग नहीं मिलता, तो अगेन वही वाली बात है, दोबारा चेस्ट को भी सुन लें, दोबारा मफल्ड हार्ट साउंड्स देख लें, वो तो नहीं है, कार्डियक टेम्पोनाट तो नहीं है, न्यूमोथोरैक्स इनिशियली मिस कर जाते हैं और वो बाद में पिक हो रहा होता है। इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। वाकई कई दफा जब आप पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में लैंड हुआ होता है, उसका न्यूमोथोरैक्स छोटा सा होता है, सुनने में आपको चेस्ट साउंड्स आ रही होती हैं,
वो होता है रिससिटेशन के साथ विद एवरी ब्रेथ उसका ऐसा एयर लीक हो रही होती है, वो टेंशन नहीं थोड़ा बाद में जाके सेट इन हो रहा होता है. सो एनी पेशेंट हु हैज अ शॉक व्हिच इज नॉट रिस्पोंडिंग और आपको सोर्स ऑफ ब्लीडिंग नहीं मिल रहा, गो बैक एंड लिसन टू द चेस्ट अगेन. ठीक है. तो अगर तो आपने चेस्ट दोबारा सुनी और उसमें डिक्रीज एयर एंट्री आ रही है, तो आपने उसकी वही नीडल डाल के आप चेस्ट ट्यूब डाल देंगे. नीडल कहाँ डालनी है? सेकंड Intercostal space. मिड क्लैविकुलर स्पेस. ATLS ने चेंज कर सॉरी दिया. सर, अब ATLS ने चेंज कर दिया. जी बिल्कुल ऐसा. ठीक है. सो नीडल भी आपने फिफ्थ स्पेस में ही डालनी है और ट्यूब भी आपने फिफ्थ स्पेस में ही डालनी है. ठीक है. उस सेकंड स्पेस में जाने की जरूरत नहीं. सर रिपीट कर दे प्लीज. सर 10th एडिशन में चेंज हो गई है. 10th की बुक आ गई है सर. जी 10th की बुक पे आ गई. 10th में चेंज होगी, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा. तो वो आप कहते हैं कि नीडल और ट्यूब दोनों आप फिफ्थ में ही डालें. ठीक है. सर अब पेपर में आएगा तो हमने ये सेकंड के हिसाब से करना है या फिफ्थ के हिसाब से करेंगे? अमीर ये तो सीपीएससी वाले जानते हैं कब का बनाया हुआ. मेरा नहीं ख्याल वो नए एमसीक्यू बनाए होंगे, पुराने ही होंगे. हाँ जी. ये तो सीपीएससी की तो की का किसी को नहीं पता ना, ये तो दुआओं वाला काम है. कोई बात नहीं. सर ये सीपीएससी वाले वैसे ही हमें बहाने ढूंढते हैं हमें फेल करने के. सर हम फिफ्थ वाला जो ठीक सर. फेल करके आते हैं. मैंने भी किया था. कोई ये पता होना चाहिए कि यार आई फेल्ड बिकॉज मेरे अंदर ये डेफिशिएंसी थी. अगर आप एग्जाम फेल करके और आप कहीं ठीक था तो ये एटीट्यूड होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं हम में डेफिशिएंसीज होती जरूर है. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि हमारी हर चीज परफेक्ट होती है, तो इसलिए उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करना चाहिए. बाकी अब बंदा मेहनत ही करता है, आगे तो अल्लाह की मर्जी है जो भी होना. तो आपने चेस्ट सुनी, चेस्ट में एयर एंट्री दोनों साइडों पे ठीक आई थी. आपने हार्ट साउंड सुनी थी, वो मफल डाली थी. अब क्या करना है? मफल का मतलब बिल्कुल मध्यम हल्की कार्डिक टेम्पोनार्ड. आवाजें आ रही हैं. कार्डिक टेम्पोनार्ड. तो कार्डिक टेम्पोनार्ड अब क्या करना है? पेरिकार्डियोसेंटेसिस कैसे करेंगे? Through below the Zifi sternum. Yeah. Below the Zifi sternum. Towards the shoulder left. एक बंदा कोई बता दे. 45. हाँ फातिमा आप बता दो, कोई भी बता दे. सर ज़ीफी स्टर्नम से हम नीडल को अप्रोच करेंगे विद कार्डिक मॉनिटरिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट शोल्डर और हम उसमें विद नेगेटिव सक्शन ना उसको एस्पिरेट करेंगे 45 के एंगल पे. सो आपने जो है ना, आपने नीडल ज़ीफी स्टर्नम से करनी है टुवर्ड्स द लेफ्ट शोल्डर. ठीक है. ये आपका सेंटर में हार्ट पड़ा हुआ है. ठीक है. और ये बाकी सारा साइडों पे इधर फ्लूइड पड़ा हुआ है. ठीक है. सो प्लंजर पे आपने नेगेटिव सेक्शन रखी होती है, आप नीडल को ऐसा ऐसा पुश करते जाते हैं. ठीक है. रिक्वायरमेंट क्या है? कार्डियक मॉनिटर अटैच्ड होना चाहिए. ठीक है. द मोमेंट यू पंचर द पेरिकार्डियम, उसमें आपको एकदम चेंजेस नजर आएंगी ईसीजी में. ठीक है. हार्ट को टच नहीं करने की जरूरत. ठीक है. एंड देन यू पुट योर नीडल इन एंड देन यू एस्पिरेट. ठीक है. इज दिस इनफ? No sir, the patient will need definitive management. लेकिन ठीक है. सो अब ब्लड दोबारा वहां पे आ जाएगा ना. आपने फ्लूइड एस्पिरेट किया, वो आधे घंटे बाद दोबारा वहां ब्लड भर जाएगा. आप क्या करें? थोरेकॉटमी से पहले थोरेकॉटमी आपके सेंटर में अवेलेबल नहीं है. We will make it a pericardial window. पेरिकार्डियल विंडो भी थोरेसिक सर्जन ही बनाएगा. वो थोरेकॉटमी करके पेरिकार्डियल विंडो ही बनाता है. ठीक है. सो वो डेफिनेटिव मैनेजमेंट है. अभी हम बात करें कि हमने इमरजेंसी में क्या, मुझे थोरेकॉटमी करनी नहीं है, क्या करूं इमरजेंसी में. ठीक है. सो मैं आपको बताता हूं इसमें क्या करना होता है कि वंस यू हैव पुट योर नीडल इन, तो जिस तरह हम सेंट्रल लाइन डालते हैं ना, आपने इसके अंदर सेंट्रल लाइन डालनी है. ठीक है. वैसे तो आइडियली कैपिलरीज प्रॉपर्ली आते हैं, वरना आप सिंपली जब आपने नीडल डाल दी और एस्पिरेट किया, उसमें ब्लड आ गया, उसके अंदर आप गाइड वायर डालिए, नीडल को पुल करें और गाइड वायर के ऊपर आप अपनी सेंट्रल लाइन डाल के उसके अंदर छोड़ दें और आप हर थोड़ी देर के बाद उस फ्लूइड को एस्पिरेट करते रहेंगे. ठीक है. सो सिरिंज आपने अटैच की होती है, आप हर आधे घंटे बाद जो फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है उसको दोबारा आप एस्पिरेट कर सकते हैं. ये फ्लूइड क्लॉट नहीं होता बिकॉज इट इज इन कंटिन्यूअस मोशन. ठीक है. सो ये टेंशन नहीं है कि वो ब्लॉक हो जाएगी या कुछ हो जाएगा. सो यू हैव टू लीव अ कैथेटर इन
ठीक है, और पेशेंट का एकदम बीपी नॉर्मल हो जाएगा और आप पेशेंट को ट्रांसफर करेंगे फॉर थोरेसिक सर्जरी फैसिलिटी जहां पे अवेलेबल होगी, और जो भी पेशेंट को ट्रांसफर कर रहा होगा सिरिंज के साथ अटैच होती है, जब उसका एकदम बीपी ड्रॉप होना शुरू होगा वो दोबारा उसको एस्पिरेट कर लेगा, एंड ही विल कीप ऑन डूइंग इट अंटिल थोरेसिक सर्जरी हेल्प अराइव। ठीक है, और थोरेसिक सर्जरी वाले क्या करते हैं, वो पेरिकार्डियल विंडो बनाते हैं। ठीक है, तो आपको हार्ट को रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ पेरिकार्डियम को ओपन कर देते हैं। पेरिकार्डियम को ओपन करने से क्या होगा कि वो जो सारा का सारा ब्लड है वो चेस्ट कैविटी में लीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपने एक चेस्ट ट्यूब डाल देनी है। ठीक है, सो द ब्लड विल स्टार्ट लीकिंग फ्रॉम हार्ट इनटू द चेस्ट ट्यूब। वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आ रहा होता है, वो लीक होता रहता है, वो खुद ही ऐसा ऐसा बंद हो जाता है, कुछ और नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो बहुत लंबा चौड़ा ऑपरेशन भी नहीं है, पेरिकार्डियल विंडो बना के छोड़ देते हैं, वो सारा ब्लड जो है चेस्ट ट्यूब में आता रहता है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। हमें ये बताना चाहिए कि हमने नीडल डाल के एस्पिरेट करना है, फिर हमने वहां पे कैथेटर छोड़ना है, बिकॉज द ब्लड विल कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग। आप उसको एस्पिरेट करके छोड़ नहीं सकते, वो दोबारा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी उसको। Yes. तो बीपी रिस्पॉन्ड करके आप क्या करें? ऑब्जर्व करें पेशेंट को। ऑब्जर्व कर लिया तो 2 3 4 रीडिंग ले ली, वो ठीक है। Further investigation. कौन सी इन्वेस्टिगेशन करनी है? CT scan. Adjuncts to primary survey. तो Chest एडजस्ट X-ray, pelvic. तो अगेन अब डिपेंड करता है कि मेरे फास्ट पे क्या आया था, फास्ट पॉजिटिव था कि फास्ट नेगेटिव था। ठीक है, तो अगर मेरा फास्ट पॉजिटिव था तो मैं सीटी स्कैन करूंगा। ठीक है, अगर मेरा फास्ट नेगेटिव था तो सीटी स्कैन फॉर एब्डोमेन मुझे कराने की होती है। फास्ट नेगेटिव है, आई विल जस्ट सी कि मुझे और क्या चाहिए, चेस्ट एक्सरे चाहिए, पेल्विस एक्सरे चाहिए, जो भी चाहिए उस पर मैं फोकस करूंगा। ठीक है, सो पेशेंट कैन कम विद अ शॉक विद अ पेल्विक फ्रैक्चर, तो उसको मुझे सीटी स्कैन कराने की जरूरत नहीं है। सीटी स्कैन तब कराना है जब फास्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सीटी स्कैन तब कराना है जब चेस्ट की इंजरी और चेस्ट ट्यूब आपने डाली है और ब्लड आ रहा है और यू वांट टू सी कि कितना डैमेज है या क्या प्रॉब्लम है, तब आप करा सकते हैं। अदरवाइज एब्डोमेन के लिए सीटी स्कैन सिर्फ तब कराना है जब फास्ट पॉजिटिव आया था इन रिस्पोंडर्स। ठीक है, सो आफ्टर 30 मिनट्स योर पेशेंट स्टिल हैज अ नॉर्मल बीपी, फास्ट स्कैन उसका पॉजिटिव था, आप सीटी स्कैन कराएंगे। ठीक है, अगर आधे घंटे के बाद बीपी दोबारा ड्रॉप करता है, इसका मतलब है कि ये ट्रांजिट रिस्पोंडर है, उसकी सोर्स ऑफ ब्लीडिंग ढूंढे। अगर फास्ट पॉजिटिव है तो रिपोर्ट मी, फास्ट नेगेटिव है तो फाइंड अदर सोर्सेस, ये अभी हमने कर लिया। अच्छा जी, सो यू एक्सप्लोर योर पेशेंट, देयर वर मल्टीपल इंजरीज, उसकी लिवर की इंजरी थी, स्प्लेनिक की इंजरी थी, कोलन की परफोरेशन थी, जेजुनम की परफोरेशन थी, रेट्रोपेरिटोनियल हेमाटोमा था। ठीक है, क्या करना है? हर इंजरी को एड्रेस करके क्या करेंगे इस पेशेंट में? Minimal. सोर्स ऑफ ब्लीडिंग को कंट्रोल करेंगे और सेप्सिस Active bleeding को. डैमेज कंट्रोल सर्जरी। Damage control surgery. डैमेज कंट्रोल सर्जरी क्यों करना चाह रहे हैं? मैं एक्सपर्ट सर्जन हूं, मैं हर चीज कर सकता हूं, मुझे करने दो। क्योंकि आप shock करें, लेकिन को ख्याल क्या करें? Mentally unstable. So the patient came in shock. ठीक है, so when a patient presents to you within shock, this in itself is an indication for a damage control surgery. वो हम पढ़ेंगे आगे, डैमेज कंट्रोल हम अलग ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन डैमेज कंट्रोल की एक इंडिकेशन में ये चीज है कि वो पेशेंट जो ऑलरेडी शॉक में आया तो वो ऑटोमेटिकली कैंडिडेट है डैमेज कंट्रोल सर्जरी का। ठीक है, सो इस पेशेंट में हमने कंट्रोल करनी है ब्लीडिंग, कंट्रोल करनी है कंटामिनेशन एंड डू नो फर्दर डैमेज, बस इतना काम करना है। तो हम लिवर को पैक करेंगे, स्प्लेनेक्टमी करेंगे, जेजुनम और डिसेंडिंग कोलन को टांके लगा के बंद कर देंगे। ठीक है, सो टांके जो है ना इस तरह भी लगाते हैं, लोग तो कहते हैं कि अगर आपके पास स्मॉल बाउल की बहुत सारी परफोरेशन है तो ये आपकी स्मॉल बाउल ऐसे पड़ी हुई है और यहाँ से खुली हुई है और यहाँ से खुली हुई है, सो बजाय इससे कि आप एक रनिंग सूचर लेके बंद करते हैं, टाइम लगाएं, ऑल अराउंड बस धागा बांध के इसको बस नॉट लगा के बंद करके अंदर फेंकेंगे। ठीक है, बिकॉज टाइम इज स्टेपलर लगा दो, स्टेपलर है तो स्टेपलर लगा दें। ठीक है, लेकिन सिंपली सिल्क से बस मुंह बांध के अंदर फेंक दें, बिकॉज 48 आवर्स के बाद आपने दोबारा अंदर जाना है, 48 आवर्स में कुछ भी नहीं हो जाएगा इसको। ठीक है, so you control your bleeding, you control your contamination and you come out, बस ये आपका काम है। ठीक है, so this is damage control surgery, हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इस टॉपिक में अभी जरूरत नहीं है फर्दर करने की। so you repaired the liver laceration, did splenectomy and left nephrectomy, resection, anastomosis, so ये हम अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो हम ये सब कुछ कर रहे होंगे। हम लिवर लेसेरेशन को भी स्टिच करेंगे, हम स्प्लेनेक्टमी करेंगे, वो जो रेट्रोपेरिटोनियल हेमाटोमा था उसको एक्सप्लेन करके हमने नेफ्रेक्टमी भी की, हमने रिसेक्शन, एनास्टोमोसिस, जेजुनम का किया, कोलन को रिसेक्ट करके हमने डबल बैरल कोलोस्टमी बना दी, जबरदस्त कमाल ऑपरेशन किया और पेशेंट का एब्डोमेन क्लोज किया और उसको आईसीयू भेज दिया। ठीक है, 3 घंटे हमने ऑपरेशन पे लगाया, पेशेंट आईसीयू में चला गया और 2 दिन के बाद वो मल्टी ऑर्गन फेलियर से मर गया। ठीक है, एंड यू वुड से आई डिड अ वंडरफुल सर्जरी, अनफॉर्चुनेटली पेशेंट डाइड बिकॉज ऑफ टू मच इंजरीज। ठीक है, सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है कि ये पेशेंट, दिस पेशेंट डाइड बिकॉज ऑफ योर ऑपरेशन। ठीक है, उसकी इंजरीज बहुत ज्यादा थी लेकिन आपके ऑपरेशन ने उसको एडिशनल स्ट्रेस दिए।
ठीक है, उसके पास ऑलरेडी रिजर्व्स नहीं थे, वो ऑलरेडी शॉक में था, वो ऑलरेडी हीमोडायलिसिस उसकी हुई थी, ऑलरेडी उसके क्लॉटिंग फैक्टर्स काम नहीं कर रहे थे, ऑलरेडी उसको सपोर्ट चल रही थी। आपको क्या पड़ी थी कि आप 3 घंटे की उसकी सर्जरी करके हर चीज को रिपेयर करें, आपको यू हैड टू डू मिनिमम, ठीक है। तो डैमेज कंट्रोल सर्जरी का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने फिजियोलॉजी रिस्टोर करनी है, एनाटॉमी रिस्टोर नहीं करनी, ठीक है। So you just want to control the bleeding and control the contamination, shift the patient to ICU, ICU वाले उसको resuscitate कर लें, उसको warm करें, उसको stable कर लें, फिर आप 2 दिन के बाद जितनी सर्जरी में जो कुछ करना है आराम से उसको जो मर्जी करते हैं, ठीक है। So this is damage control surgery. So patients in shock are in a state of coagulopathy due to hypothermia and acidosis. A prolonged operation will further result in hypothermia and clotting factor dilution. ठीक है, तो जितना आपका ऑपरेशन लंबा होगा उतना उसको hypothermia होगा, fluid loss होगा, clotting factors use up होंगे और dilute भी होंगे, दोनों चीजें हो रही होंगी. This results in worst outcome for patients. This is the concept of damage control surgery. Arrest the bleeding, control sepsis, protect from any further injury, nothing else. ठीक है, लिवर को पैक करें, स्प्लीन, क्योंकि स्प्लीन को आपको पैक करने का फायदा नहीं है, स्प्लेक्टमी पे 1 मिनट लगता है, स्प्लेक्टमी करें और बावल को बंद करें और बाहर आ जाए। रिससिटेशन हमने पहले डिस्कस की थी। सो excessive resuscitation before control of hemorrhage can also increase the ongoing bleed and worsen the state of shock. The 4 strategies of damage control resuscitation are to anticipate and treat acute traumatic coagulopathy. ठीक है, तो पहली चीज तो आपको ये समझनी चाहिए कि जो पेशेंट coagulopathic है, ठीक है, वो coagulopathic क्यों है? बिकॉज के क्लॉटिंग फैक्टर्स यूज अप हो रहे हैं, उसकी इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है और बॉडी उस ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश कर रही है, उसके लिए सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स यूज अप हो रहे हैं, ठीक है। पेशेंट को ऑलरेडी हाइपोथर्मिया, उसकी वजह से उसको कोएगुलोपैथी हो रही है। पेशेंट को ऑलरेडी लैक्टिक एसिडोसिस हो रहा है और एसिडोसिस की वजह से कोएगुलोपैथी हो रही है, ठीक है। सो एवरीथिंग इज एडिंग टू कोएगुलोपैथी। सो परमिसिव हाइपोटेंशन, तो पहली चीज तो ये कि आपने अंडरस्टैंड करना है कि पेशेंट को कोएगुलोपैथी है, उसको आपने ट्रीट करना है। दूसरी, परमिसिव हाइपोटेंशन अंटिल यू कंट्रोल योर हेमरेज, ठीक है। सो कीप अ मिनिमम मील आर्टेरियल प्रेशर ऑफ 60 जब तक आप हेमरेज कंट्रोल नहीं। एक दफा आपने सोर्स ऑफ ब्लीडिंग रोक लिए, फिर एनेस्थीसिया से कहिए बीपी ऊपर लेके, ठीक है। सो जब आप नॉर्मली लेप्रोटमी करके एब्डोमेन खोलते हैं और सारे 4 क्वाड्रेंट्स पैकिंग करते हैं, पैक करने के बाद यू डू नॉट डू एनीथिंग। आप एनेस्थीसिया से कहते हैं कि जी मैंने पैक कर दी है, कोई अपेरेंट ब्लीडिंग नजर नहीं आ रही, आप बीपी ऊपर रेस करें, ठीक है। पेशेंट को फिजियोलॉजी उसकी रिस्टोर कर लें, उसको स्टेबल कर लें, फिर आप अपने ऐसा पैक्स निकाल दें, ठीक है। यू हैव टू लिमिट द यूज ऑफ क्रिस्टलॉइड्स एंड कोलॉइड्स, ठीक है, बिकॉज इन दोनों से कोएगुलोपैथी और वर्स होगी, ठीक है। एक तो उसको डाइल्यूट करेंगे, दूसरा ये, ठीक है, तो इन सब चीजों से प्रॉब्लम होती है। तीसरा इनसे एसिडोसिस भी होता है, ठीक है। सो आपने क्रिस्टलॉइड्स और कोलॉइड्स अवॉइड करने हैं। जहां पे ब्लड अवेलेबल है ब्लड दें। कौन सा ब्लड देना है? होल ब्लड। व्हाट इज द आइडियल? होल ब्लड देना है, ठीक है। सो आपको पता है वेस्ट में होल ब्लड होता ही नहीं है। वेस्ट में जो भी बंदा जब ब्लड डोनेट करता है तो ऑटोमेटिकली पैक्ड सेल्स, प्लेटलेट्स और एफएफएस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो अब बुक्स में जो लिखा हुआ है कि आपने 1:1 रेशो में हर चीज आपने देना है, तो दैट मींस 1 होल ब्लड, ठीक है। सो एक होल ब्लड जो है ना वो सबसे अच्छी चीज है रिससिटेशन में। अच्छी बात है कि पाकिस्तान में ज्यादातर होता ही होल ब्लड आपको जो फॉरन मिलता है। होल ब्लड इज द बेस्ट फॉर रिससिटेशन, ठीक है। और चौथा स्ट्रेटजी फॉर डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन इज डैमेज कंट्रोल सर्जरी, ठीक है। सो आपकी जो सर्जरी है वो भी रिससिटेशन का ही पार्ट है, ठीक है। सो यू आर प्लेइंग अ रोल इन रिससिटेशन। आप ये समझिए कि आप एक किस्म का एब्डोमेन पे टॉर्निकेट्स लगा रहे हैं कि हर जगह टॉर्निकेट्स लगा के ब्लीडिंग रोको, फिर एनेस्थीसिया को स्टेबल करें, इसको हम 2 दिन बाद फिर ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो आपके ऑपरेशन का मकसद ऑपरेशन करना नहीं, आपके ऑपरेशन का मकसद है सिर्फ ब्लीडिंग को रोकना, कंटामिनेशन को रोकना और पेशेंट फिलहाल उनको वापस देना और फिर बाद में सर्जरी करना, ठीक है। सो आपकी जो डैमेज कंट्रोल सर्जरी है इट शुड नॉट बी मोर देन 30 मिनट्स लिखा हुआ है बुक में। 30 मिनट्स से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। एब्डोमेन ओपन से एब्डोमेन क्लोज तक टोटल 30 मिनट्स के। आप एब्डोमेन ओपन करें, कॉर्डिनेट्स पैक करें, फिर अपने पैक्स निकालें, जहां पे ब्लीडिंग है उसको प्रॉपर स्पंजेस से पैक करें और मैक्सिमम आप स्प्लेनेक्टमी कर सकते हैं और नेफ्रेक्टमी कर सकते हैं अगर वो शैटर्ड है तो, ठीक है। बाकी सब आपने जो है ना बांधना है और कुछ नहीं करना। So damage control resuscitation strategies have been shown to reduce morbidity and mortality in patients with exsanguinating trauma and may be applicable in other forms of acute hemorrhage. So वो patients जो जिनका trauma score होता है, जैसे different organs का, liver के trauma score है, spleen का trauma score है, so patients का जो है ना अच्छे hospital में जो trauma का patient आता है तो उसका एक overall trauma score निकाला जाता है and a score of more patients survive करते थे, ठीक है। जितनी ज्यादा इंजरी है उतने कम चांसेस सर्वाइवल के। जब से ये डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन और डैमेज कंट्रोल सर्जरी का है तो पेशेंट विद वेरी हाई स्कोर्स ऑफ 30 एंड इवन मोर वो भी सर्वाइव कर गए,
ठीक है, जस्ट बिकॉज आपने अपनी अप्रोच चेंज कर दी है, ठीक है। तो वो जो कोएगुलोपैथी और वो सारी सिनेरियो जिसमें पेशेंट हो गया हुआ है, उसमें बजाय सर्जरी का स्ट्रेस ऐड करने के आपने सर्जरी का स्ट्रेस माइनस कर दिया। आपने कहा कि बस जो मिनिमम रिक्वायर्ड है वो हम कर देते हैं ताकि उसकी चीजें वर्स ना हो और फिर बाद में हम डेफिनेटली करें। सो इसी पेशेंट की जब हम लेप्रोटमी करेंगे, अब दोबारा वही सिनेरियो है, तो हमने इसका एक फुल इंसिजन देके ज़िफी स्टर्नल, अच्छा ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल जहन से निकाल दें कि छोटे इंसिजन से शुरू करेंगे फिर बाद में बड़ा कर लेंगे। ट्रॉमा में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपके इंसिजन से वो नहीं मरने वाला, आपके छोटे इंसिजन से वो जरूर मर जाएगा, ठीक है। तो बहुत दफा हमने देखा छोटा सा इंसिजन दिया होता है, एक हाथ से उठा रहे होते हैं, नजर नहीं आ रहा होता, यूं करके पैक्स रख होते हैं। ऐसे प्लीज ना क्या करें, पूरा लेप्रोटमी प्यूबिक सिम्फिसिस से ज़िफी स्टर्नल पूरा खोलेंगे, रिट्रैक्टर्स लगाएंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद अपना काम करेंगे, ठीक है। सो इसके लिवर पैक करेंगे, स्प्लेनेक्टमी करेंगे, जेजुनम को रिसेक्ट, एनास्टोमोसिस या स्टोमा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोलन को भी बंद कर दें, एनास्टोमोसिस या स्टोमा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रेक्टस शीथ को बंद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ स्किन को रनिंग प्रोलीन से बंद कर दें, ठीक है। लोगों ने तो सिर्फ टॉवल क्लिप्स लगा के भी स्किन बंद की हुई है, ठीक है। सो यू वांट टू सेव एज मच टाइम एज पॉसिबल एंड जस्ट शिफ्ट द पेशेंट टू द आईसीयू, ठीक है। सो लिवर को आप पैक कर दें, स्प्लेनेक्टमी कर दें और बाउल्स को बंद करें और आईसीयू भिजवा दें पेशेंट को। ऑपरेटिव टाइम 45 मिनट्स, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप आराम से 45 मिनट में करते हैं, इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। लिवर को पैक करना है, स्प्लेनेक्टमी करनी है और बाउल के एंड्स को बंद करना है, ठीक है। आधे घंटे में भी हो सकता है और एब्डोमेन क्लोज ही नहीं करना। So after 48 hours, the patient's condition has improved. His lactate levels have decreased. He was shifted back to the OR, जहाँ पे पैक्स निकाले गए, जेजुनम का एनास्टोमोसिस किया गया, कोलन का नॉर्मल सिचुएशन में करने की तो कोलन की डबल बैरल स्टोमा बना दिया गया, ठीक है। अगेन द पेशेंट वाज शिफ्टेड टू द आईसीयू, वहां पे फिर वो एक्सट्यूबेट हुआ और वहां से वो वार्ड में शिफ्ट हो गया, ठीक है। क्या उसकी रेसिटेशन हमें अभी तक रोक देनी चाहिए, जो हमने पहले बात करे थे? तो इसका आंसर है कि आप अभी नहीं रोक सकते, ठीक है। So a normal pulse, a normal blood pressure and a normal urine output does not mean that the patient is out of shock. Okay? So a patient may be resuscitated to restore central perfusion to the lungs and kidneys and yet continue to underperfuse the gut and muscle beds. ठीक है। सो जो सिंपैथेटिक, आपको पता है सिंपैथेटिक एक्टिविटी में क्या होता है कि वो वाइटल ऑर्गन को ब्लड जा रहा होता है और जो नॉन वाइटल ऑर्गन है उनको ब्लड नहीं जा रहा होता, ठीक है। सो अगर वाइटल ऑर्गन्स की ऑक्सीजनेशन प्रॉपर तरीके से हो रही है तो ये सारे पैरामीटर्स नॉर्मल नजर आएंगे आपको। यूरिन भी बन रहा होगा, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होगा, पल्स भी नॉर्मल होगी, लेकिन होता है वो अभी तक बाउल को देने के लिए उसके पास इतनी ऑक्सीजन नहीं है, उसने बाउल को अभी भी शट डाउन किया हुआ है, ठीक है। उसने पेरिफेरल मसल्स को अभी भी शट डाउन किया हुआ है, ठीक है। सो द पेशेंट इज स्टिल इन अ स्टेट ऑफ शॉक, लेकिन एट सेलुलर लेवल, ठीक है। So activation of inflammation and coagulation may be ongoing and lead to reperfusion injury when these organs are finally perfused and ultimately multiple organ failure can happen, ठीक है। So आपने resuscitation रोक दी कि मेरे सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हो गए, इन ऑर्गन्स में अभी भी शॉक चल रही थी और इवेंचुअली जब पेशेंट को 1-2 दिन के बाद फाइनली कुछ फ्लूइड आया और resuscitation हुई तो वहां पे रिपरफ्यूजन इंजरी होगी और आप फिर समझ आती वो पता नहीं पेशेंट को एकदम कुछ हो गया, ठीक है। तो वो जो एकदम कुछ हुआ होता है वो यही हुआ होता है कि आपने पहले प्रॉपर तरीके से उसको रिससिटेट ही नहीं किया था, ठीक है। और ये एक ऐसी चीज है जो हम सोचते भी नहीं है और हम एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे कि हमारा फॉल्ट है, ठीक है। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप हर पेशेंट में एज्यूम कर लें कि ये अभी भी अंडर रिससिटेटेड है और उसको कंफर्म करने का क्या तरीका है? उसको कंफर्म करने का तरीका है कि आप उसके लैक्टिक लेवल्स करें, लैक्टेट लेवल्स, और उसकी सेंट्रल वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर करें, इट शुड बी मोर देन 70। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इस स्टेट को जिसमें पेशेंट के वाइटल साइंस नॉर्मल होते हैं लेकिन उसको हाइपोपरफ्यूजन चल रही होती है, इसको कहते हैं ओकल्ट हाइपोपरफ्यूजन या ओकल्ट शॉक। पेशेंट शॉक में है लेकिन आपको नजर नहीं आ रही, ठीक है। So it is manifested only by a persistent lactic acidosis and वो mixed venous oxygen saturation। आप ABGs कराएंगे arterial और ABGs कराएंगे venous। ABGs arterial में आपको acidosis का पता चलेगा और venous में आपको उसकी venous oxygen saturation पता चलेगी। It should be more than 70%। Patients with occult hypoperfusion for more than 12 hours have 2 or 3 times the mortality of patients with a limited duration of shock। ठीक है। सो ओकल्ट हाइपोपरफ्यूजन फॉर मोर देन 12 आवर्स से आपकी मोर्टेलिटी 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाती है। रिससिटेशन एल्गोरिथम्स डायरेक्टेड एट करेक्टिंग ग्लोबल परफ्यूजन एंडपॉइंट्स, ठीक है। सो आपने क्या-क्या चीजें करेक्ट करनी है, आपने वाइटल साइंस ही करेक्ट नहीं करने, आपने उसका बेस डेफिसिट भी करेक्ट, आपने उसके लैक्टेट लेवल्स करेक्ट करने हैं और आपने मिक्स्ड वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन को इंप्रूव करना है। इट शुड बी मोर देन 70% रादर देन द ट्रेडिशनल एंडपॉइंट्स mortality and morbidity, ठीक है। तो वो सेंटर्स जहां पे
शॉक वाले पेशेंट्स में ये चीजें मॉनिटर करके तब रिससिटेशन रोकी गई, उन पेशेंट में ज्यादा अच्छे आउटकम्स नजर आए। ठीक है, सो एंड पॉइंट ऑफ रिससिटेशन क्या है? बेस डेफिसिट, लैक्टिक एसिडोसिस एंड मिक्स्ड वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन, तीनों चीजें हमने चेक करनी है, फिर हमने रिससिटेशन रोकनी है अपनी। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन की हमने बात कर ली कि सबसे अच्छा होल ब्लड है 1:2। अगर आपके पास अलग अलग कंपोनेंट्स मिलते हैं तो आपने 1:1:1:1:1 चार चीजें हैं, आरबीसीज, प्लेटलेट्स, एफएपीज एंड क्रायोप्रेसिपिटेट। ठीक है, इनको 1:1 रेशियो में आपने सारा। ऑटोलोगस ब्लड क्या होता है? सर बिफोर ऑपरेट पेशेंट को अपना ब्लड ड्रॉ करवा लेते हैं, अपना ही ब्लड। ठीक है, सो बिफोर ऑपरेशन पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करके उसको का ब्लड लेके उसको कर लें, ये तो ऑब्वियसली आप इलेक्टिव ऑपरेशन में कर सकते हैं। मेरे पेशेंट की इसोफेजेक्टमी होनी है तो मैं 4 हफ्ते पहले उसका ब्लड निकाल के रख लूंगा, दैट इज वन ऑप्शन। ठीक है, ऑटोलोगस ब्लड की एक और एग्जांपल है सेल सेवर की, कि वो ब्लड जो आप पेशेंट की लेप्रोटमी करके जब रिट्रीव करते हैं, उसी ब्लड को साफ करके क्यों ना पेशेंट को वापस लगा दिया जाए। ठीक है, तो पेशेंट की जब आप लेप्रोटमी करते हैं और एब्डोमेन ओपन करते हैं, अंदर से अच्छा खासा 2-3 लीटर ब्लड निकलता है, बाउल कंटेंट भी हो सकते हैं, लेकिन उसको साफ किया जा सकता है। ठीक है, देयर आर डिवाइसेस अवेलेबल इन द मार्केट जिनको सेल सेवर कहा जाता है। वो क्या करते हैं कि जो सारा का ब्लड पेशेंट के अंदर से निकलता है वो एक रेजर्वॉयर में जाता है, उसको सेलाइन के साथ मिलके प्रोसेस किया जाता है, जो वेस्ट है वो सारा निकल जाता है, और बाकी जो प्योर आरबीसीज रह जाते हैं फिर दोबारा पेशेंट को ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है। ठीक है, दिस इज सेल सेवर, दिस इज सपोज्ड टू बी प्रेजेंट इन ऑल द ट्रॉमा सेटअप्स। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास है नहीं। सो जितना आप पेशेंट से ब्लड निकाल, जो कुछ आपकी सेक्शन में जा रहा होता है, वो सेक्शन स्पेशल सेक्शन डिवाइसेस आती हैं, वो सब कुछ सेक्शन करके एक मशीन में जा रहा होता है, वहां से उसको वॉश करके वापस एक ड्रिप में आते हैं, और वो उस ड्रिप को आप पेशेंट से अटैच करते हैं, सारा सारा वापस ब्लड उसको वापस मिल जाता है। ठीक है, दिस इज सेल सेवर। थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी क्या होती है? सर, पर आप पेशेंट की कोएगुलेशन प्रोफाइल देखने के लिए और ये देखने के लिए कि इस वक्त पेशेंट को क्या चाहिए इमीडिएट, तो उसके लिए जो हम एक टेस्ट यूज करते हैं उसको कहते हैं हम थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी, और इसकी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हम पेशेंट को प्लेटलेट्स देंगे, एफएफपीज देंगे, या ट्रांसएमिनिक एसिड देंगे, क्या करेंगे। शाबाश। ठीक है, तो थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी इज अ टेस्ट जिसके जरिए आप ये देखना चाह रहे होते हैं कि पेशेंट को और कितने ब्लड कंपोनेंट्स देने हैं। ठीक है, सो इमरजेंसी में जब आप लेप्रोटमी कर रहे होते हैं, लिवर ब्लीड कर रहा होता है, आप टाइम जाया कर रहे होते हैं, ब्लीडिंग रुक नहीं रही होती, और वो एनएचए वाले ब्लड पे ब्लड लगा रहे होते हैं लेकिन क्लॉटिंग नहीं हो रही होती। ठीक है, आप कहते हो कि वो जो थे तो बाहर आता जा रहा है, हालांकि वो ब्लड दे रहे होते हैं, इट मींस कि शायद उसको ब्लड की नहीं, उसको एफएफपीज की जरूरत है। ठीक है, हो सकता है उसको प्लेटलेट की जरूरत है। तो हाउ डू वी डिसाइड कि पेशेंट को किस चीज की जरूरत है, जैसे हम उसको देते हैं, क्योंकि अब हर पेशेंट को सिर्फ होल ब्लड पे होल ब्लड देना भी हल नहीं है, क्योंकि होल ब्लड में हो सकता है उसकी सिर्फ प्लेटलेट्स कम हो और आप उसको अननेसेसरी जो है ना उस कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है उसको सिर्फ एफएफपीज की जरूरत है और आप उसको बाकी चीजें एक्स्ट्रा दे रहे हैं। हो सकता है उसको सिर्फ पैक्ड आरबीसीज की जरूरत है, उसको आप एमी एक्स्ट्रा प्लेटलेट और एफएफपीज दे रहे हैं। सो एवरी पेशेंट हैज डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो उसके लिए एक टेस्ट आया था जिसको थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी है क्या? थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी इज अ मेथड ऑफ टेस्टिंग द एफिशिएंसी ऑफ ब्लड कोएगुलेशन। ठीक है, तो आप पेशेंट का एक ब्लड सैंपल लेते हैं, उसको उस मशीन में लोड कर देते हैं, तो मशीन आपको एक ग्राफ देती है जिसमें आपको आना चाहिए, जिस तरह आप ईसीजी पढ़ते हैं इसी तरह आप इस थ्रोम्बोइलास्टोग्राफ को पढ़ते हैं। इट टेल्स यू एग्जैक्टली कि ब्लड जैसे आपने ब्लड निकाला तो कितने से क्लॉट बनना शुरू हुआ, या जो जहाँ पे ये लाइन स्प्लिट हो रही है, दिस इज जो आर लिखा हुआ है, दिस इज द क्लॉटिंग टाइम, कि जी इतनी देर के बाद क्लॉट बनना शुरू हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है 2 एंगल्स हैं, ये आपको बता रहे हैं कि कितनी जल्दी क्लॉट बना। ठीक है, और ये जो ऊपर और नीचे वाली लाइन के बीच में डिफरेंस है, इसको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहते हैं, ये शो करता है कि क्लॉट कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और उसके बाद जब क्लॉट कंप्लीटली बन जाता है उसके बाद फिर क्लॉट ब्रेक डाउन शुरू होता है, तो उसको कहते हैं लाइसिस। ठीक है, तो जितना रैपिड लाइसिस हो रहा होगा इसका मतलब है कि फाइब्रिनोलाइसिस ज्यादा डिलेड हो रहा होगा, इसका मतलब है कि फाइब्रिन जो है ना वो डेफिशिएंसी है। ठीक है, so it tells you the need for transfusion of more blood or blood products. ठीक है, so अगर आपको हिस्टोग्राफ पढ़ना आता हो तो आप ये डिटरमिन कर सकते हैं कि स्पेसिफिकली मेरे पेशेंट को क्या चीज चाहिए, उसको आरबीसी चाहिए, प्लेटलेट्स चाहिए, या उसको वो चाहिए आरबीसी। और पिक्चर है ऊपर जिसमें आपकी सारी चीजें नजर आ रही है, तो एक आर वेरिएबल है, आर जो है वो क्लॉटिंग टाइम को शो कर रहा है कि कितनी देर के बाद क्लॉट बनना शुरू हो रहा है। ठीक, आर जो है ना नॉर्मली 5 to 10 मिनट्स का होना चाहिए। ठीक है, इफ द आर टाइम इज मोर देन
10 मिनट्स, इसका मतलब है कि क्लॉट की इनिशिएशन ही हो रही है, इसका मतलब है दिस पेशेंट ड्यूरेशन लंबी है, इसका मतलब है मैंने पेशेंट को FFPs देना, ठीक है। अगली चीज है K टाइम अंटिल दैट रीचेस अ फिक्स्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो K टाइम जो है ना वो नॉर्मली 1 to 3 मिनट्स का होता है। अगर K टाइम प्रोलॉन्ग हो रहा है इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है और मुझे पेशेंट को क्रायोप्रेसिपिटेट देना है, ठीक है। अल्फा एंगल जो है बेसिकली ये जो स्ट्रेट लाइन है उसके साथ जो एंगल है उसको अल्फा एंगल कहते हैं। अल्फा एंगल जो है ना वो शो करता है कि कितनी जल्दी आपका क्लॉट बन जाता है, ठीक है। वो एंगल जो है ना वो क्लॉट की स्ट्रेंथ को बता रहा होता है, उसमें भी आपको क्रायोप्रेसिपिटेट देना है। MA जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, इट शोज द हाईएस्ट वर्टिकल एम्पलीट्यूड ऑफ द थ्रोम्बोइलास्टोग्राफ, ठीक है। सो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन के जितना ये वाइड होगा इसका मतलब है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्लॉट है, ठीक है। सो अगर ये बहुत नैरो बन रहा है इसका मतलब है कि आपकी प्लेटलेट्स डेफिशिएंट है, प्लेटलेट प्लग प्रॉपर बन रहा है उसके ऊपर क्लॉट इसलिए नहीं बन रहा, ठीक है। सो दिस पेशेंट नीड्स प्लेटलेट्स, ठीक है। और आखिरी चीज है लाइसिस एट 30 मिनट्स के 30 मिनट्स में क्लॉट डिसॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, तो वो 30 मिनट्स में 0 to 8% क्लॉट जो है वो डिसॉल्व हो जाना चाहिए। अगर वो इससे ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है पेशेंट को ट्रांएक्सामिक एसिड देने की जरूरत है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू मेक योर डिसीजन कि पेशेंट को किस पेशेंट को क्या चीज देनी है, ठीक है। अब ये ग्राफ नजर कैसा आता है, ये ऐसा नजर आता है, ये बस सिंपल ऐसा ब्लैक सा इमेज आ रहा होता है, इसकी बेसिस पे आपने पढ़ना होता है। नीचे वैल्यूज लिखी हुई आ रही होती हैं लेकिन आप सिंपली क्लॉट इस ग्राफ को देख के भी आपको अंदाजा हो जाता है, ठीक है। तो जो ऊपर लेफ्ट पे ये नॉर्मल है, ठीक है, कि फौरन एकदम क्लॉट बनना शुरू हुआ और एकदम एंगल वाइड हुआ और ये चौड़ा सा क्लॉट बन गया, ठीक है। वो पेशेंट्स जिनमें क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी है या जो हेपरिन के ऊपर है उनमें आप देखें एक तो क्लॉट बनना भी लेट शुरू हुआ है और क्लॉट की स्ट्रेंथ, क्लॉट की हाइट भी कम है, ठीक है। सो दीज आर पेशेंट्स हु आर ऑन हेपरिन या जिनको अगर ट्रॉमा में आ रहा है तो इन पेशेंट्स को आपको FFPs देने की जरूरत है, ठीक है। वो पेशेंट्स जिनमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है उसमें क्या हो रहा है कि क्लॉट की मैक्सिमम जो हाइट है वो काफी देर के बाद अचीव हो रही है। नॉर्मली क्या हो रहा था कि वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे पहुंच के फिर नैरो हो रहा था उसके बाद, ठीक है। तो अगर प्लेटलेट्स कम होंगी तो वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लेट अचीव हो रहा है, ठीक है, तो उसमें इसकी जरूरत है, ठीक है। अगर प्लेटलेट्स काम ही नहीं करी तो ये बिल्कुल ही नैरो सा आपका क्लॉट बन रहा है, ठीक है, क्योंकि प्लेटलेट प्लग डिसाइड करता है कि क्लॉट कितना बड़ा बनना है, ठीक है। इस पिक्चर में क्या हो रहा है कि आपका क्लॉट बना और फौरन रिजॉल्व हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें फाइब्रोलाइसिस हो रहा है, ठीक है, यानी कि पेशेंट्स को साइटोकाइनेज मिला हुआ है या TPA मिला हुआ है, ठीक है। जो ये सेंटर वाली इमेज है इसमें आपका क्लॉट बहुत रैपिडली और बहुत बड़ा बना है, इसका मतलब है कि दिस पेशेंट हैज हाइपरकोएगुलेशन फॉर ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है। तो इसको आपको एंटीकोएगुलेंट्स देने पड़ेंगे। तो दिस इज हाउ यू रीड अ थ्रोम्बोइलास्टोग्राफ। सर ये शौकत खाना में होते हैं टैग शौकत खाने में जरूरत नहीं है। दिस इज मोर टू डू विद ट्रॉमा, जहाँ पे बहुत ज्यादा आपकी वो हो रही है ना, कार्डियक सर्जरी वाले यूज करते हैं, ठीक है, जो वैस्कुलर सर्जन है वो यूज करते हैं या ट्रॉमा सर्जन को यूज करना चाहिए। कैंसर सर्जरी में इतना इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, इतनी ब्लीडिंग तो उसमें होती नहीं है। तो वो जिनमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है और बहुत ज्यादा आपको पर ऑप्शन है कि क्या देना है, कौन सा ब्लड प्रोडक्ट देना है, उधर ज्यादा यूज होता है इसका। भाई कोई बहुत महंगी चीज नहीं है, पता नहीं हम लोग यूज क्यों नहीं करते। हाँ सर, क्योंकि गवर्नमेंट सेटअप में तो मेरा नहीं ख्याल कि कहीं पे अवेलेबल है। गवर्नमेंट सेटअप में शायद उधर हो, PIC में हो, आई एम नॉट श्योर। अच्छा, अब डिस्पाइट एवरीथिंग बाज औकात पेशेंट ऐसे आए हैं जिनकी जो है ना पेशेंट की शॉक खत्म नहीं हो रही होती, ठीक है। सो अनरिस्पॉन्सिव शॉक कहते हैं उसको। सो अनरिस्पॉन्सिव शॉक रिक्वायर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोटेंशियल ओकल्ट कॉजेज ऑफ परसिस्टेंट फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। सो बहुत सारी सिचुएशंस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। हो सकता है आपने उसको प्रॉपर तरीके से वॉल्यूम रिप्लेस ही नहीं किया और आपने उसको अनरिस्पॉन्सिव लेवल कर दिया। बाज़ औक़ात जो है ना आपकी ड्रिप्स लगी होती हैं और 6-6 घंटे ड्रिप लगी होती है, पता चलता है वो सिर्फ 200 ml गई होती है, ठीक है। एक जैसा मिलेट से मैंने राउंड किया, मैंने ऑर्डर किया, ये 2 फ्लूइड लगा दो, इसको जल्दी से रश कर दो, ठीक है। और मैं राउंड करने के और चला गया और मैं 2-3 घंटे बाद आया और पेशेंट को देखा वो फिर अभी भी हाइपोटेंसिव था, BP ऊपर नहीं आ रहा और मुझे एकदम लगा कि ये अनरिस्पॉन्सिव शॉक है। मैं पेशेंट को थिएटर ले जाने के चक्कर में हूँ। जब कुरेदा गया तो पता चला कि वो जो 2 लीटर फ्लूइड थे वो दोनों तकरीबन 200 ml ही गए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि प्रॉपर आपने रिससिटेट ही नहीं किया था, प्रॉपर फ्लूइड नहीं दिए थे, तो इसलिए प्रॉपर टाइम्ड में फ्लूइड चैलेंज देना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए वो जो टाइम की बात की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपकी असेसमेंट वरना खराब हो जाती है, ठीक है। सो यू वांट टू हैव अ रैपिड असेसमेंट कि फौरन फ्लूइड दिया और फौरन रिस्पांस देखा, रिस्पांस है कि नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, erroneous presumption of overload when cardiac disease is present, ठीक है। सो पेशेंट्स जिनमें ऑलरेडी हार्ट फेलियर होते हैं उनमें हम डर के फ्लूइड देते हैं, यार ये तो पहले ही इतना फ्लूइड होगा, इसके अंदर इसको फ्लूइड नहीं देना। तो ऐसा नहीं है। ट्रॉमा का जब पेशेंट आ गया है वो शॉक में है तो आप बेफिक्र होकर फ्लूइड दें। फ्लूइड ओवरलोड से मरीज नहीं मरेगा, हाइपोटेंशन से जरूर मर जाएगा, ठीक है। सो ओवरलोड को बाद में मैनेज कर सकते हैं, अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है असेस करना कि उसकी शॉक अनरिस्पॉन्सिव बिकॉज ऑफ
हाइपोवोलीमिया है या कोई और रीजन है, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप उसको प्रॉपर फ्लूइड चैलेंज फिर भी दें, हार्ट फेलियर से या कार्डियक डिजीज से कुछ नहीं हो जाएगा। हाइपोक्सिया caused by inadequate ventilation, barotrauma to the lung, pneumothorax और cardiac tamponade, ठीक है। सो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी कि न्यूमोथोरैक्स और कार्डियक टेम्पोनाइड भी हो सकता है जो आप मिस कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसको हाइपोक्सिया या अनरिस्पॉन्सिव शॉक हो सकती है। अनडायग्नोज्ड और इनएडिक्वेटली ट्रीटेड सेप्सिस। अब ट्रॉमा के पेशेंट में ना बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जी वो 2 दिन पहले गिरा था, आपके पास आया शॉक में, ठीक है, आप उसको हाइपोवोलेमिक समझ के रिससिटेट कर रहे होते हैं, बीपी ऊपर नहीं आ रहा होता, प्रोबेबली दिस पेशेंट हैड अ बबल इंजरी जिसकी वजह से उसको सेप्सिस हुआ है और वो इसलिए आपके पास आया कि उसको बेसिकली पेरिटोनाइटिस है, ठीक है। सो हम उसको क्योंकि ट्रॉमा की हिस्ट्री थी, हम ट्रॉमा समझ के उसको मैनेज कर रहे थे, असल में वो अब इस वक्त सेप्टिक शॉक के साथ आपके पास आया है कि वो 2 दिन पहले छत से गिरा था, बावल इंजरी होगी, उस टाइम पे किसी ने पिक नहीं किया, अब जब वो उसको पेरिटोनाइटिस हुआ और शॉक में गया तो वो घर वाले उसको उठा के लेके आ गए हैं। सो दिस पेशेंट हैड अ सेप्टिक शॉक विद वी वर थिंकिंग कि ये जो है ना ये हाइपोवोलेमिक शॉक है, ठीक है। सो उसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। सो आपकी असेसमेंट में हमेशा ये होना चाहिए कि इस पेशेंट को ट्रॉमा पेशेंट कैन हैव हाइपोवोलेमिक शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक और सेप्टिक शॉक, सारा कुछ हो सकता है, ठीक है। एनाफिलेक्टिक भी हो सकता है उसको टू बिगिन विद कोई एनाफिलेक्टिक शॉक हुई हो, वो अनरिस्पॉन्सिव हुआ और गिर के फिर ट्रॉमा उसको हुआ, ठीक है। सो एनीथिंग इज पॉसिबल इन अ ट्रॉमा पेशेंट, आपको नहीं पता, वो अगर अनकॉन्शियस पेशेंट आता है, हो सकता है उसने कोई चीज खाई हो, एलर्जी हुई हो, एकदम वेसोवेगल सिंकोपी हुई हो, चकरा के गिरा और फिर उसको ट्रॉमा हो गया और हम कुछ और ही समझ रहे हैं। अनकरेक्टेड एसिड बेस्ड और इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मैलिटीज, अगर आपके पेशेंट का एसिड बेस्ड बैलेंस अनकरेक्टेड है या इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मैलिटीज है तो उसमें भी कई दफा शॉक रिस्पॉन्ड नहीं करी होती, आपको कई दफा इलेक्ट्रोलाइट को चेक करना पड़ता है, ठीक है, जैसे कि बहुत लो सोडियम हो तो वो भी प्रॉब्लम कर सकता है। एंडोक्राइन फेलियर, ठीक है, एड्रिनल इनसफिशिएंसी, ए पेशेंट शुड हैव एड्रिनल इनसफिशिएंसी, उनको आप जितना मर्जी फ्लूइड दे दें वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे जब तक आप उनको स्टीरॉइड्स नहीं देंगे, ठीक है। पेशेंट्स हु हैव हाइपोथायरायडिज्म, क्रेटिनिज्म, उनमें भी अगर शॉक के साथ पेशेंट आ रहा है तो जब तक आप उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, स्टीरॉइड नहीं देंगे, वेसोप्रेशर्स नहीं देंगे, उसका बीपी ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। सो ये खास तौर पे जो एड्रिनल इनसफिशिएंसी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। एडिसोनियन क्राइसिस, एडिसोनियन क्राइसिस, ठीक है। अब एडिसोनियन क्राइसिस का मतलब ये नहीं कि पेशेंट को जो है ना कोई एड्रिनल की प्रॉब्लम ही है तो उसको एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो रही है, वो पेशेंट जो स्टीरॉइड्स पे, ठीक है। सो अ पेशेंट हैज बीन ऑन स्टीरॉइड फॉर 6 मंथ्स फॉर सम डिजीज और आपके पास वो ट्रॉमा के साथ आया और आपने उसको ऑपरेट किया है, तो द पेशेंट वाज स्टीरॉइड डिपेंडेंट, ठीक है। उन स्टीरॉइड्स की वजह से उसके एड्रिनल्स जो है वो तो शट डाउन हुए थे, ठीक है। सो दिस पेशेंट नाउ हैज एड्रिनल इनसफिशिएंसी बिकॉज ऑफ एक्सोजेनस स्टीरॉइड्स, ठीक है। जब तक आप इसको स्टीरॉइड्स नहीं देंगे इसका बीपी ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। हालांकि आपने सारी चीजें कर ली हैं, आपने उसको सेप्सिस सारा कुछ हर चीज ठीक कर ली है, बीपी ऊपर नहीं आ रहा, ठीक है। दिस पेशेंट नीड्स स्टीरॉइड्स, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जो हमारे जहन में होने चाहिए कि यार ये तो नहीं कहीं इसको मसला, ठीक है। सो ट्रॉमा के पेशेंट को मैं रिससिटेट कर रहा हूं तो मेरे जहन में यार मैंने कोई टेंशन न्यूमोथोरैक्स तो नहीं मिस कर दिया, मैंने कार्डियक टेम्पोनाइड तो नहीं मिस कर दिया, वापस चले गए एयरवे ब्रीदिंग पे, ठीक है। इसी तरह पोस्ट ऑप पेशेंट्स में इलेक्टिव सेटिंग में जब आप पेशेंट्स को ऑपरेट करते हैं और बाद में वो हाइपोटेंशन एक्सप्लेन नहीं हो रही होती, कोई एब्डोमेन में लीक नहीं है, कोई रेटिनाइटिस नहीं है और पेशेंट का बीपी ऊपर नहीं आ रहा, तो कंफर्म कर लें कि ये पेशेंट पहले स्टीरॉइड्स नहीं ले रहा था, ठीक है। अब हमारे पास कौन सी सिचुएशन है ऐसी, आपके पास जो है ना एड्रिनल ट्यूमर्स आ गए, ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम का पेशेंट है, आपने उसकी सर्जरी करनी है, पेशेंट स्टीरॉइड्स पे था। आपके पास अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट आ गया, आपने टोटल कोलेक्टमी करनी है, वो स्टीरॉइड्स ले रहा था, ठीक है। कोलेक्टमी आपने कर दी, स्टीरॉइड आपने उसको चलाई नहीं, वो पोस्ट ऑफ जो है ना हाइपोटेंशन, उसके बाद समझ ही नहीं आ रही, उसके बाद वो एक्सपायर कर गया, उसको स्टीरॉइड्स चाहिए, वो फ्लूइड से और वेसोप्रेशर से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, उसको स्टीरॉइड्स चाहिए, ठीक है। और फिर कुछ ड्रग्स हैं उनकी टॉक्सिसिटी की वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, तो छोड़ दें। So some suggested protocols for resuscitation. Major trauma patients arriving in shock are managed using ATLS protocols. इसमें तो कोई confusion नहीं है. Major torso trauma patients requiring ongoing resuscitation should have a central venous line placed in the emergency department. ये हम करते नहीं है, कर लें तो आपकी resuscitation आसान हो जाएगी, ठीक है। आप unnecessary उसको overhydrate नहीं कर रहे होंगे, unnecessary underhydrate नहीं कर रहे होंगे. Early central venous pressure of greater than 15 suggests cardiogenic, ठीक है। तो सेंट्रल लाइन डालने का एक और फायदा क्या है कि अगर उसकी सीवी प्रेशर 15 से ऊपर आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसको प्रोबेबली ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक या कार्डियक टेम्पोनाइड है या टेंशन न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। तो बगैर एग्जामिनेशन के भी आप पिक कर सकते हैं कि यार हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ा है, क्यों उसका सीवी प्रेशर 15 से ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो पेशेंट शॉक में और सीवी प्रेशर 15 से ऊपर है, इसका मतलब है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है उसको। Central venous pressure less than 10 mm despite volume loading suggest ongoing bleeding, ठीक है। सो मैंने 2 लीटर फ्लूइड दे दिया, उसका बीपी ऊपर नहीं आ रहा, उसका सीवी प्रेशर 10 से ऊपर नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि ongoing bleeding चल रही है, this is a non-respondent. At present the rational compromise is hypotensive resuscitation.
So SBP of more than 90 and heart rate of less than 130 per minute with moderate volume loading until hemorrhage has been controlled. ठीक है. So इधर 90 लिखा हुआ है, ये मैंने उससे कंपेनियन से उठाया हुआ था, तो वो कह रहे हैं कि 90 भी ठीक है. ठीक है. So 80 भी ठीक है. ठीक है. 80-50 पे भी लोग कहते हैं कि वो भी एक्सेप्टेबल है, 90-60 भी एक्सेप्टेबल है. ठीक है. So you want a target of 90. ठीक है. So as long as your systolic pressure is 90, you are happy, you are fine. आपको इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है. Don't target a 120/80 blood pressure, उसमें bleeding ज्यादा होगी. Boluses of Ringer's lactate should be continued, and when the amount exceeds 30 ml per kg, blood should be administered. ठीक है. So ये अब बात हो रही है कि आपने डिसीजन ले लिया हुआ है, आपने बोलस एक 20 ml per kg का दे दिया था, आपने डिसाइड कर लिया कि आपका पेशेंट रिस्पॉन्डर है कि नहीं है, या आपने सर्जरी करनी है, आपने डिसीजन हो गया, तो अब आप उसको कुछ ना कुछ फ्लूइड देंगे एक टारगेट बीपी मेंटेन करने के लिए. ठीक है. उसके बाद भी 30 ml per kg के बाद क्रिस्टलॉइड्स का कोई रोल नहीं. ठीक है. अब 30 ml का मतलब 2 लीटर ही बनता है. 70 kg का 30 ml per kg is 2 liters. तो 2 लीटर्स के बाद आप दोबारा क्रिस्टलॉइड्स देंगे तो आप पेशेंट का नुकसान कर रहे हैं. आप हर चीज डाइल्यूट कर रहे हैं. ना दें. ब्लड का थोड़ा सा वेट कर लें. बीपी 90 पे चला, कोई बात नहीं, ब्लड आने दें, ब्लड दें. And protocols for massive transfusion should be established in every emergency. आपको पता होना चाहिए कि जी massive transfusion के बाद मैंने क्या करना है, कौन-कौन सी चीज प्लेस करनी है, कैल्शियम देना नहीं देना, ये सारी चीजें डिफाइंड होनी चाहिए. So in summary, shock is an abnormality of the circulatory system that results in inadequate organ perfusion and tissue oxidation. Hemorrhage is the cause of shock in most trauma patients. Treatment of these patients requires immediate hemorrhage control and fluid or blood replacement. Stop the bleeding. Target क्या? Stop the bleeding. Diagnosis and treatment of shock must occur simultaneously. ठीक है. So जहाँ पे आप diagnosis कर रहे हैं, साथ साथ आप treat भी कर रहे होते हैं उसको. Initial assessment of a patient shock requires careful physical examination, looking for signs of tension, pneumothorax, cardiac tamponade, and other causes of shock. Management of hemorrhage shock includes rapid hemostasis and balanced resuscitation with crystalloids and blood. ठीक है. Management includes rapid hemostasis and balanced resuscitation. Balance का क्या मतलब है कि जितना required है minimum उस पे रखिए उसको. The classes of hemorrhage and response to intervention serve as a guide to resuscitation. ठीक है. So जो आपकी hemorrhage की classes हैं और response है, ये हम सारा भी डिस्कस कर लिए. एक guide your resuscitation कैसे. चलिए जी, कोई क्वेश्चन है तो कर लें. बेस डेफिसिट कैसे मेजर करते हैं? बेस डेफिसिट कैसे मेजर करते हैं? हाँ जी, कौन बताएगा? एबीजी से. एबीजी, व्हाट इज बेस डेफिसिट? सर एक्चुअल बाइकार्ब और जो स्टैंडर्ड बाइकार्ब होता है उसका डिफरेंस जो होता है, स्टैंडर्ड बाइकार्ब और एक्चुअल बाइकार्ब का जो डिफरेंस होगा वो होगा. ठीक है. तो आपकी एबीजी इसके ऊपर ना बेस डेफिसिट लिखा हुआ आ रहा होता है कि आपका बेस डेफिसिट कितना है. नॉर्मल वैल्यू क्या है? सर 4 तक होती है आई गेस. तो इट्स -2 to +2. ठीक है. -2 to +2. ठीक है. तो उससे आपका बेस डेफिसिट जो है ना वो इसी रेंज में होना चाहिए. ठीक है. इससे ज्यादा होगा तो इसका मतलब है पेशेंट अभी भी शॉक में है. ठीक है. लैक्टेट लेवल शुड बी लेस देन 6, कुछ उसमें तो लेस देन 2 लिखा हुआ है. तो आपका लैक्टेट लेवल 2 से कम आएंगे तो आपने रिससिटेशन रोकनी है. थैंक यू. सर ये ब्लड तो ये क्रॉस मैचिंग में जो है सवाल एक आता है कि इमरजेंसी है तो आप कौन सा दे सकते हैं ब्लड. तो इसमें पहले में लिखा हुआ है कि ओ ग्रुप, ओ पॉजिटिव, ओ है ब्लड ग्रुप डोनर है. मेन के अंदर आप पॉजिटिव देंगे ओ, और फीमेल में ओ नेगेटिव. तो इसको ऐसे ही करना है या हम ओ को भी कर सकते हैं? ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है. मेन में भी आप ओ नेगेटिव दे सकते हैं, लेकिन मेन में पॉजिटिव देने का नुकसान नहीं है. फीमेल्स का प्रॉब्लम ये होता है कि वो रीसस वाला प्रॉब्लम हो जाता है. तो मतलब दोनों में हम नेगेटिव दे सकते हैं. अगर नेगेटिव ऑप्शन है तो मेल हो या फीमेल तो हम नेगेटिव पे जाएंगे. यूनिवर्सल ब्लड डोनर किया तो वो नेगेटिव है. ठीक है. लेकिन ये कि ओ नेगेटिव इतना रेयर है तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास मेल पे आप ओ पॉजिटिव दे देंगे तो पॉजिटिव कॉमनली मिल जाती है. संभाल के फीमेल्स के लिए रख लो खास तौर पे. मेल्स को तो बेशक ओ पॉजिटिव कोई मसला नहीं. तो ओ इज यूनिवर्सल, उसमें ओ नेगेटिव मेन हो जाएगा. और अगर मतलब ओ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के ऑप्शन है तो हम नेगेटिव पे जाएंगे. दोनों में हाँ नेगेटिव. अच्छा डॉक्टर अवैस जी काशिफ.
तो आपने कहा था कि जो डैमेज कंट्रोल सर्जरी है वो हैव टू उसमें हम गट के बाउल लूप्स को क्लोज कर देंगे। अगर वो क्लोज करेंगे तो उसमें तो वो क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाएगी, मतलब उसमें जो गट के कंटेंट्स हैं वो गट तो सारे डिस्टेंड हो जाएगी। इसमें हम ये नहीं करते कि हम इसको स्टोमा बना देते हैं। नहीं, कितने स्टोमा बनाओगे? पैराम इंजरी है, 3-4 परफोरेशन है, 4 स्टोमा बनाओगे या बैठ के सेक्शन एनास्टोसिस? तो बिल्कुल जेन्युइन कंसर्न है आपके, सबको कर सकते हैं। इशू ये है कि आपका पेशेंट जो है ना वो ऑलरेडी मर रहा है बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग एंड बाकी सारी फिजियोलॉजिकल एब्नॉर्मैलिटीज की वजह से। वो जो आप बावन को बांध के छोड़ देते हैं, वो जो 2 दिन में उसको थोड़ी बहुत क्या होता है, पेशेंट को होती है 2 दिन की, तो उसको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें उसकी फिजियोलॉजी रिस्टोर करनी है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। सर लेक्चर्स का शेड्यूल प्लीज शेयर कर दें आप। लेक्चर बेटा हम बेले के हिसाब से ही चल रहे हैं, उसमें क्या मैं शेड्यूल शेयर करूं? मैं कर दूंगा पे हाँ जी लॉगिन सर आप प्रोवाइड कर दें, वीडियोस देख सकें अगर मिल जाएंगे, लॉगिन सबको मिल जाएंगे। वो थोड़ा सा हमें टाइम दे देंगे, रजिस्ट्रेशन सबके फाइनल हो जाए फिर कर लेंगे। सर ये फास्ट शॉक में किस लेवल पे करेंगे फास्ट स्कैन जो है? बेटा शॉक में नहीं करेंगे, ठीक है। सो डिपेंड करता है, अगर आपका पेशेंट इमीडिएटली आपके पास इमरजेंसी में आया है और नॉन रिस्पॉन्डर है तो आपने फास्ट स्कैन नहीं करना, आपके पास टाइम ही नहीं है उस चीज का करने का, ठीक है। लेकिन वो जो ट्रांजिट रिस्पॉन्ड कर गया है या देखो ना, इस पे भी डिपेंड करता है आपके पास टीम कितनी अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर आपके पास इमरजेंसी में रेजिडेंट्स हैं जिनको अल्ट्रासाउंड करना आता है, तो वो जब आप एयरवे ब्रीदिंग कर रहे हैं और एक सर्कुलेशन पे काम कर रहे हैं, तो वो उसी टाइम पे इट टेक्स 2 मिनट्स टू डू अ फास्ट स्कैन। आपने अल्ट्रासाउंड का प्रोब रख के 3 जगहों पर रखना होता है, आप जल्दी से कर सकते हैं। और अब तो एक्सटेंडेड फास्ट भी आ गई है, लेकिन सिचुएशन पे सिनेरियो पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर पेशेंट को फास्ट स्कैन के लिए आपको इमरजेंसी से मूव करना पड़ रहा है तो आपने नहीं कराना इफ योर पेशेंट इज इन शॉक। वो फिर सिर्फ रिस्पॉन्डर्स के लिए रह जाता है, वरना नहीं रह जाता, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आया था हमारे इस एग्जाम में कि अगर पहले एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम था, यानी मुझसे बताया था शायद 60-40 या उससे 70 समथिंग, फिर उसको फ्लूइड दिया तो उसका ब्लड प्रेशर 90 पे चला गया। अब वो पूछ रहा था शायद कि नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप पे उसने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन दी थी, फास्ट, सीटी, लेप्रोटमी या ऑब्जर्वेशन। तो इस तरह का इस सिचुएशन में क्या करें? अब ये देखिए ना, ये अगर वो सिनेरियो बनाना है रिस्पॉन्डर का, तो इसमें आप अब एग्जैक्ट सिनेरियो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें आप फास्ट कर सकते हैं बिकॉज यू वांट टू सी कि एब्डोमेन में ब्लड तो नहीं है, ठीक है। सो वो 90-60 नहीं होगा, वो बीपी और ऊपर लेके गया होगा, क्योंकि ये तो 90-60 तो रिस्पॉन्स नहीं है इतना अच्छा ना। सो अगर पेशेंट आपका रिस्पॉन्ड कर जाता है तो यस आप फास्ट करा सकते हैं, बिकॉज आपने डिसीजन लेना है कि आपने आगे क्या करना है, ठीक है। एंड इफ द फास्ट इज पॉजिटिव एंड द पेशेंट रिस्पॉन्डेड, तो फिर आप सीटी करवाएंगे उसका। सर रिस्पॉन्डर में फास्ट करेंगे हम सर, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर में ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर में आप फास्ट देख, मैं वही बता रहा हूँ ना, देखिए ना, डिपेंड करता है कि आप किस सेटअप में बैठे हैं। आइडियली स्पीकिंग, मतलब हम अपने गवर्नमेंट सेटअप को अगर छोड़ें तो बुकिश बात अगर करें तो फास्ट स्कैन तो इज समथिंग व्हिच इज अवेलेबल ऑन बेड साइड, ठीक है। तो उसके लिए पेशेंट ने कहीं जाना नहीं होता, तो फास्ट स्कैन यस आप फास्ट स्कैन नॉन शॉक वाले पेशेंट में भी कहते हैं फास्ट स्कैन, तो उसी टाइम पे हो जाता है 1 सेकंड में, ठीक है। वो जो अब एक्सटेंडेड फास्ट आया है उसमें तो चेस्ट के ऊपर भी प्रोब रख के न्यूमोथोरैक्स और हीमोथोरैक्स भी उसी वक्त डायग्नोज हो जाते हैं बेड साइड के ऊपर ही, ठीक है। तो फास्ट तो बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है। फास्ट तो इज समथिंग जो कि वो कहते हैं हर सर्जन को आना चाहिए कि आपके पास पेशेंट इमरजेंसी में लैंड किया है, जो जैसे आपकी स्टेप है वैसे ही आपका अल्ट्रासाउंड आ गया कि एज अ स्टेप उसको यूज करें, फौरन रखें, ओ एब्डोमेन में फ्लूइड है, ओ चेस्ट न्यूमोथोरैक्स है, ओ प्लूरल फ्यूजन है या हीमोथोरैक्स है, और उसी वक्त चेस्ट ट्यूब डाल दें। तो फास्ट तो बहुत ज्यादा कॉमन यूजेज हो गया, ठीक है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे सेटअप में फास्ट के लिए मरीज ने व्हील चेयर में बैठ के या स्ट्रेचर पे बैठ के दूसरे एरिया में जाना है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं। अब सर क्वेश्चन जो सीपीएसपी के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हम आंसर स्टैंडर्ड बुक के मुताबिक दें या अपने सेटअप के मुताबिक दें? असल में देखिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सीपीएससी का, क्योंकि कुछ एमसीक्यूज जो है ना उन्होंने वेस्टर्न बुक से उठाए होते हैं, जो वेस्टर्न बुक से उठाए होते हैं वो वेस्टर्न सिस्टम के हिसाब से, कुछ क्वेश्चन जो है ना हमारे एग्जामिनर्स ने अपने सेटअप के हिसाब से बनाए होते हैं। इसी सवाल का दोनों जगह आंसर डिफरेंट है, एंड आई एम सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू कि मैं इसमें क्या बताऊं। मैं आपको ये बताता हूं कि सही क्या आंसर है। तो यस आप फास्ट कर सकते हैं ट्रांजिट रिस्पॉन्डर में या नॉन रिस्पॉन्डर में भी कर सकते हैं, लेकिन अब इट डिपेंड
डिपेंड्स कि किसने एग्जाम, अगर कोई नया एसआर है या कोई एपी है वो एमसीक्यू बनाता है तो वो तो कभी भी नहीं लिखेगा कि जी आप नॉन रिस्पॉन्डर को फास्ट के लिए भेजें। बुक्स कहती हैं कि आप कर सकते हैं क्योंकि फास्ट तो इज समथिंग व्हिच इज इन योर हैंड इन द इमरजेंसी। तो इसका मैं वन आंसर मैं आपको आई एम सॉरी मैं दे नहीं सकता, मुश्किल सवाल है। लेकिन सर ये तो डिटरमिन हो गया कि हमने जो रिस्पॉन्डर है उसमें सीटी स्कैन करवाना है। ये तो अगर रिस्पॉन्डर में फास्ट अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो देखो ना, मेरा पेशेंट शॉक में आया और वो फ्लूइड दिया, रिस्पॉन्ड कर गया और उसकी सोर्स ऑफ ब्लीडिंग अगर एब्डोमेन में है नहीं, फास्ट नेगेटिव है, तो मैं सीटी क्यों करा रहा हूँ उसके एब्डोमेन का? हो सकता है उसके एक्सरे में पेल्विक फ्रैक्चर निकला है, आपको सोर्स मिल गई, काम खत्म। ठीक है, हो सकता है आपने उसकी चेस्ट ट्यूब डाली, उसमें 800-900 ml ब्लड आ गया और ब्लीडिंग नहीं हो रही और उसका बीपी ऊपर आ गया, तो काम खत्म। सीटी क्यों कराना है उसका एब्डोमेन? जी सर। ठीक है, सो अब पेशेंट पेशेंट की टांगे टूट गई हैं, गाड़ी उसके ऊपर से गुजरी है और उसकी एक्सटर्नल ब्लीडिंग थी, वो शॉक में आया है, आपने टांगों को टॉर्निकेट्स बांध दिए और आपने जब उसको फ्लूइड दिया, बीपी उसका ऊपर आ गया, उसको अब हाइपोटेंशन नहीं हो रही, तो वो रिस्पॉन्ड कर गया, तो आपको पता है कि वो टांगों से ब्लीड किया था, तो सीटी का तो कोई रोल नहीं है। तो सीटी आपने तब कराना है जब आपका फास्ट पॉजिटिव है और पेशेंट रिस्पॉन्ड कर गया, फिर आप सीटी स्कैन करा के डिसाइड करें कि ठीक है मेरा पेशेंट रिस्पॉन्ड कर गया है, लेकिन क्योंकि एब्डोमेन में ब्लड है तो आई नीड टू डिसाइड कि इसको मैंने फॉर दैट ब्लड करना है या नहीं करना। और ये भी नहीं पता आपको कि वो एब्डोमेन में जो फ्लूइड है वो ब्लड है या बाउल कंटेंट्स है, क्या चीज है, हो सकता है उसकी परफोरेशन पड़ी और आपको सीटी स्कैन में पिक हो जाए वो। बिल्कुल। ये जो सेल सेवर होते हैं सर, सेल सेवर में जब हम पास गुजारेंगे लेप्रोटमी वाला या जो स्पिलेज होगा, तो उसमें तो वो बैक्टीरिया ऑलरेडी उसमें होंगे, तो वो सेल सेवर उनको कैसे बैक्टीरिया को रिमूव करेगा? वो उसका काम है, वो वॉश करते हैं, फिल्टर्स लगे होते हैं, वो सिर्फ आरबीसी फिल्टर करते हैं। अच्छा, तो क्या वो सेप्टिसीमिया में तो आपका जो आरबीसी है ना वो बहुत बड़ा सेल है, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक फिल्टर्स होते हैं, वो उसमें से जब आप सब कुछ गुजारते हैं आरबीसी रहते हैं, बाकी हर चीज फिल्टर हो जाती है उसके अंदर से। ठीक है, सो एग्जैक्ट फिनोमेना तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो बेसिकली सिर्फ आरबीसी को रिकवर कर रहा है, आरबीसी और व्हाइट सेल्स को उसको उसमें से रिकवर करता है और उनको जाना दोबारा पेशेंट में इन्फ्यूज कर देता है, बाकी हर चीज पीछे रहती है। ठीक है, अच्छा आप लोगों का जो नेक्स्ट लेक्चर है ना, हमने ये जो वुंड्स एंड टिश्यू इंजीनियरिंग है, इसका रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा, ये हम डिस्कस नहीं करें, बिल्कुल फारिग फजूल से चैप्टर हैं दोनों। हमने अब सर्जिकल इन्फेक्शन करना है, ठीक है ठीक है, मंडे को इंशाल्लाह सर्जिकल इन्फेक्शन करेंगे। Thank you, अल्लाह sir. हाफिज़। थैंक यू सर। अल्लाह हाफ़िज़ सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ सर।